क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में प्यारे बच्चों हम एक मॉडल पेपर करने वाले हैं। ये मॉडल पेपर जो प्यारे बच्चों डिजाइन किया गया है, ये इस बेसिस पे डिजाइन किया गया है जिसमें प्यारे बच्चों रिपीटेड क्वेश्चन हम करेंगे, और रिपीटेड क्वेश्चन ऐसे करेंगे जो हमारे बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें होगा क्या मेरे भाई, आज के सेशन में प्यारे बच्चों हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे, 70 ऑब्जेक्टिव करेंगे, और प्यारे बच्चों शॉर्ट वाले 2 मार्क्स के सब्जेक्टिव करेंगे और लॉन्ग वाले सब्जेक्टिव भी करेंगे, जिसमें हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस भी होंगे, और बहुत बढ़िया तरीके से प्यारे बच्चों हम डेरिवेशंस को एक्सप्लेन करने वाले हैं आज की क्लास में। तो मेरे भाई, मेरे बहन, मेरी जितने भी जिगर के टुकड़े हैं प्यारे बच्चों, वो फटाफट जुड़े। जो बच्चे नहीं जुड़ रहे हैं, आप थोड़ा सा शेयर मारो, तमाम बच्चों को जोड़ो भाई। अभी भी पूरा बच्चा नहीं आया है, अभी तो हमारा पूरा प्रहार और तेजस वाला ही नहीं आया है। ये सब कहां घूम रहा है? कल से हम डंडा लेके आए ना तो अच्छा नहीं होगा। चलिए प्यारे बच्चों, बिना देरी के जो बच्चे आ गए हों उनको क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे -1 है, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहला प्रश्न देखिए, ये बहुत ज्यादा विद्युत क्षेत्र के बारे में ना पूछे। विद्युत क्षेत्र को ई से डिनोट करते हैं, बराबर होता है विद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल बटे रखे जाने वाला आवेश। अब जब इसका बीमीय सूत्र पूछा जाता है तो ऊपर बल का बीमा रख दो प्यारे बच्चों, mLT-2 है ना, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमीय सूत्र, और आवेश का होता है मेरे भाई AT। क्या होता है? AT। तो प्यारे बच्चों अगर आप इसको सही से लिखिएगा तो क्या लिखिएगा? mLT-3 और A-1। तो अब मैं ऑप्शन की तरफ जाना पसंद करूंगा कि मेरे पास ये कहीं पे ऑप्शन मिल जाए तो मैं उसी पे टिक लगा दूं। अब मैं चैट बॉक्स देखूंगा, सारे के सारे बच्चे ओहो हो। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, तो पहले का बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है प्यारे बच्चों, यहां पे लिखा हुआ है 10⁻27, यहां पे 119 लिखा हुआ है, यहां पे 28 लिखा हुआ है, 11 कह रहा है किसी वस्तु पर 100 नैनो कूलाम, ये लिखा हुआ प्यारे बच्चों 100 नैनो कूलाम। नैनो कूलाम जानते हैं ना? नहीं जानते हैं, जान जाइए नैनो कूलाम क्या होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, आवेश का छोटा मात्रक पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये हमको क्यू दिया है, आप जानते हैं ना जी कि क्यू बराबर दिया है 100 नैनो कूलाम। तो इसको लिख लीजिएगा 100 इंटू 10⁻⁻9 कूलाम, -9 कूलाम, यानी ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 10⁻⁻7 कूलाम। अब देखिए हम क्या करेंगे मेरे भाई, अब प्यारे बच्चों हम लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं Q बराबर होता है Ne। क्या होता है? Ne। आवेश का क्वांटमीकरण से हमने ये वाला सूत्र पढ़ रखा है। ठीक है, आवेश के क्वांटमीकरण से हमने ये सूत्र पढ़ रखा है। अब मेरे को अब देखिए ध्यान से, आवेश दिया है ये, तो हमने इसको रखा मेरे भाई यहां पे, और ये N अपने को निकालना है, और E का मतलब होता है 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश, और 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19। अब प्यारे बच्चों थोड़ा सा काम बचा है, इसको उधर भेज देते, N का वैल्यू निकालना है। N का मतलब होता है कितना इलेक्ट्रॉन, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हो जाएगा 10⁻⁷ प्यारे बच्चों, और अपान में 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अभी इसको ऊपर कर लीजिएगा, इसको ऊपर कर लीजिएगा, तो n बराबर प्यारे बच्चों हम लिख सकते हैं, इसको 100 पड़ा रहने देते तो ज्यादा सही था। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, चलिए इसको वापस से लिख लेते हैं 100। ठीक है, या ऐसे लिख लेते हैं, देखिए 10 इंटू 10 के पावर प्यारे बच्चों ये हो जाएगा फिर -8, जब इस इधर कर देंगे इसको 10, और ये हो जाएगा 10 के पावर +19। ठीक है मेरे भाई, और बटा में हो जाएगा 1.6। 1.6 से पॉइंट हटाइएगा, यहां 100 हो जाएगा, 16 से काटिएगा तो 16 6 के 96 होता है, 4 बचा 40 हो जाएगा, तो 16 दूना 32, लेकिन पॉइंट के साथ, फिर 8 बचेगा, फिर 16 पंचे 80 हो जाएगा, -8 + 19। समझदार आदमी समझ चुका है, 6.25 प्यारे बच्चों, गुणते में 10 के घात 11 इलेक्ट्रॉन। क्या यहां पे कोई ऑप्शन ये वाला दिया है? सारे के सारे बच्चे डी वाले के साथ जाएंगे क्या? क्या मेरे जितने भी धुरंधर देख रहे हैं ये सारे के सारे डी के साथ जाएंगे? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखा जाता है प्यारे बच्चों, आवेशित समतल चालक के पास विद्युत क्षेत्र का मान होता है प्यारे बच्चों सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। कितना होता है? सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, समतल
ठीक है, समतल देखा जाए तो प्यारे बच्चों फिर सिग्मा बटे हाफ सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, 1/2 सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, डी सही हो जाएगा। देखिए गोलीय चालक और समतल चालक में फर्क होता है, गोलीय चालक और समतल चालक में फर्क होता है, ठीक है। समतल शीट ये वाली शीट, ये वाली शीट के बारे में पूछ रहा है, ये वाली, ठीक है। समतल का मतलब होता है ये, ठीक है। तो अगले प्रश्न पे आते हैं मेरे भाई। आवेश का बीमीय सूत्र होता है Q बराबर IT यानी कि 80 होता है, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट की एसआई इकाई क्या होती है प्यारे बच्चों? इसकी एसआई इकाई फैरड पर मीटर होती है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फैरड पर मीटर, या इसी को हम लोग लिखते हैं फैरड इंटू मीटर के पावर -1। आप में से बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, कुछ बच्चे नहीं जानते होंगे कि ये आता कैसे है, तो हम इस पे चर्चा कर लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे पास समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता वायु में जो होती है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी होती है। बढ़िया, यहां तक की कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, जो संजीवनी को लेकर परेशान है, संजीवनी मंडे से स्टार्ट होगा और कल तक मेरे भाई जिन बच्चों को एक्सेस नहीं मिला है, आप सबको एक्सेस मिल जाएगा, जो बच्चों को सर ने जैसे ही जिस हिसाब से बोला था, ठीक है, जिस हिसाब से बोला था, ठीक है। अरे भाई साहब इधर देखो, ये बोला है बेटा 3 वाले में बोला है आवेशित समतल चालक के पास विद्युत क्षेत्र का मान पूछा है। अच्छा, ठीक है, ऑप्शन गलत कर टिक हो गया। यहां पे होता है बेटा E बराबर 1/2 सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1/2 सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, तो ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। लिखा थोड़ा अलग तरीके से, तो E बराबर 1/2, ये वही लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो इसको बराबर लिखते हैं Q बटा A। याद रखिएगा बेटा, समतल पूछे तो समतल में बटे में 1/2 आ जाएगा, समतल में 1/2 आता है। समतल का मतलब होता है ऐसी पतली शीट होती है, ठीक है, ये, ठीक है। अब सही है मेरे भाई, तो गुस्सा काहे करते हो? एक लड़का मारो इससे सिंह निकाल कर, 3 का गलत है सर जी, 3 का गलत है सर जी, आप आपको उम्र कैद की सजा होगी, नहीं तो फांसी होगी, इससे कम नहीं होगी, ठीक है। इतना परेशान नहीं होना मेरे भाई, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा ए एप्सिलॉन नॉट डी होता है। तो सी यहां पे देखिए प्यारे बच्चों, ये आता कैसे है? धारिता की मात्रक फैरेड होती है। धारिता की मात्रक क्या होती है? फैरेड। ये एरिया है मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट आपको निकालना है और यहां पे बटे में डी है दूरी, ये भी हमारा मीटर में हो जाएगा। काहे में हो जाएगा? मीटर में। तो 1 मीटर से 1 मीटर स्वाहा हो गया। आप समझने वाला आदमी समझ चुका है, यहां से आ जाएगा फैरेड पर मीटर। तो ये प्यारे बच्चों यहां से आती है, आपको याद भी रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कर किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती। किस पे नहीं निर्भर करती बेटा? आकार पे तो निर्भर करती है, क्योंकि क्षेत्रफल देखिए है ना, सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अच्छा, आकार पे भी निर्भर करती है प्यारे बच्चों, सबका अलग अलग होती है, सबका अलग अलग होती है। आप चाहे बेलनाकार संधारित्र लीजिए, गोली तो आकार पे निर्भर करती है ना, और डी पे निर्भर करती है, क्षेत्र इस पे भी निर्भर करती है, आवेश पे निर्भर नहीं करती प्यारे बच्चों। प्लेटों के आवेश पर निर्भर नहीं करती, आवेश के मान पर मेरे भाई निर्भर नहीं करती। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा 2 आवेशों के बीच बल F है, दूरी आधा कर देने पर बल क्या होगा? क्या प्यारे बच्चों आप जानते हैं बल तथा दूरी संबंध, है ना, आवेश के लिए बल तथा दूरी संबंध आप जानते हैं कैसा निर्भर करता है? जो बल दूरी के साथ कैसे चेंज होता है। तो प्यारे बच्चों हम जानते हैं कि 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो सर जी अब क्या करें? देखिए मेरे भाई, तो यहां पे बच्चा 2 आवेशों के बीच बल F है, दूरी आधी कर देने पे, यानी प्यारे बच्चों मान लेते हैं R1, यहां पे जैसे हम यहां पे रख लेते हैं F1 अपान के F2, है ना, 1 अपान R1 और अपान स्क्वायर 1 अपॉन R2 के स्क्वायर। अब इसको प्यारे बच्चों देखिए, ये आप सूत्र बना लीजिए कि F1 बटा F2 बल का दूरी के साथ संबंध R2 बटा R1 का होल स्क्वायर होता है। बस ये आप इस पे ये वाला फार्मूले पे आप टिक लगाइए, ये बल तथा दूरी संबंध है, ऐसे आता है। अब क्या बोला है भाई? F1 को F मान लो, F2 तुमको निकालना है, R2 को दूरी को आधी कर देनी है, यानी पहले की दूरी को R1 की आधी कर देनी है, और बटा में R1, तो R1 यहां कर लो। अब पूरे का स्क्वायर करिएगा, पूरे का प्यारे बच्चों स्क्वायर करिएगा, तो क्या हो जाएगा? यहां पे ये हो जाएगा R1 से R1 कट जाएगा, R1 से R1 कट जाएगा, तो F बटा F2 प्यारे बच्चों यहां पे हो जाएगा 1/4, यानी हमारे पास जो F2 बराबर हो जाएगा 4F हो जाएगा, यानी पहले का 4 गुना हो जाएगा। पहले का प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? 4 गुना। दूरी के व्युत्क्रमानुपाती हो तो दूरी आधी कर दी,
तो बल 4 गुना बढ़ेगा। बल क्या बढ़ेगा प्यारे बच्चों? 4 गुना बढ़ेगा। बल क्या बढ़ेगा? 4 गुना बढ़ेगा। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है? चलिए क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। आगे देखिए, किसी वस्तु को आवेशित करने पे उसका द्रव्यमान क्या होता है बेटा? बढ़ता है, घटता है? देखिए अब आवेशित में दो चीजें आती हैं, ठीक है? आवेशित में दो चीजें आती हैं। आवेशित करने पे द्रव्यमान बढ़ेगा या घटेगा? परिवर्तित तो होगा, लेकिन बढ़ेगा या घटेगा ये कैसे पता चलेगा? ये ऐसे पता चलेगा। देखिए अगर कोई भी वस्तु धनावेशित हुई है तो धनावेशित वस्तु में क्या होता है मेरे भाई? इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? त्याग होता है, यानी इलेक्ट्रॉन दिया जाता है। अब दे दिया तो द्रव्यमान भी इलेक्ट्रॉन के साथ चला गया, तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और मेरे भाई अगर कोई आवेशित हुआ है और ऋणावेशित हुआ है, कैसा हुआ है? ऋणावेशित। अब मेरे भाई अपने को पता होना चाहिए कि ऋणावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है, इलेक्ट्रॉन लिया जाता है, तो ग्रहण होगा तो क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। यहां पे क्या होगा प्यारे बच्चों? बढ़ेगा। तो अब आवेशित वाली स्थिति में घट भी सकता है, बढ़ भी नहीं सकता है, जब तक कि ये नहीं बोलेगा कि किस प्रकार का आवेश है, तो फिर हम डी वाला लगाएंगे। समझ आ रहा है ना प्यारे बच्चों? समझ आ रहा है ना? देखिए एक एक प्रश्न टिक नहीं लगाना, टिक लग चलिए प्यारे बच्चों देखिए, चीजें अब स्प्राइट की तरह क्लियर है। चाहे भागना, धैर्य रखना। देखिए भागेंगे तो उसका सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है? भागेंगे, अरे भग सर, अरे हम कान पकड़े हैं, हम कहिए तो मुर्गा बन जाए, लेकिन हमाओ गलती नहीं है भैया, हम नहीं गलती। ये इंटरनेट इस समय दिक्कतें कर रहा ऑल ओवर इंडिया में है। ये इंटरनेट कौन थे? टिम बर्नर्स ली। टिम बर्नर्स ली का नाम सुना है? कितने लोगों ने सुना है? पहले बताओ, टिम बर्नर्स ली का नाम कितने लोगों ने सुना है? नाम ही नहीं सुना होगा टिम बर्नर्स ली का। अरे भक्त सर जी कहने से इंटरनेट सही हो जाए। अरे दिमाग के पैदल, अकल के दुश्मन, हम क्या करें? हमको काहे कह रहे हो? हैं बेटा 3 वाला आप सही है, परेशान ना हो, ठीक है? चलो आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे आए तो शून्य हो जाएगा, क्योंकि सिग्मा क्यू शून्य होता है, ठीक है? हमको भैया ना कुछ कहो, हम कहिए तो आप मुर्गा बने जा रहे हैं, कान पकड़ के उठक बैठक लगाए दे रहे हैं। लेकिन भैया ये इंटरनेट वही गड़बड़ कर रहा है, ये नहीं चाहता है कि ये आदर्श सर जी पढ़ाएं, और ये हमको मिल गया ना टिम बर्नर्स ली, इसको मारेंगे। ये सही से इंटरनेट नहीं बनाया। आयतन आवेश घनत्व क्या होता है प्यारे बच्चों? थोड़ा सा तेज चलते हैं, इसको रो से प्रदर्शित करते हैं। ये बराबर होता है कुल आवेश बटा कुल आयतन, और इसका यूनिट क्या होता है प्यारे बच्चों? यानी मात्रक क्या हो जाएगा? आवेश का मात्रक होता है कूलाम। प्यारे बच्चों आज रैपिंग की तरह पढ़ना, रैपर 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 रैपर, और ये होता है मीटर क्यूब। थोड़ा सा तेज चलेंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि नेटवर्क इशू बार बार हो रहा है। चलिए बच्चे कहेंगे सर जी, अरे सर ये क्या? क्यू बटा वी लिखा है प्यारे बच्चों, सी वाला ऑप्शन एकदम राइट है, ठीक है? आप परेशान हो जाए सर जी ये क्या है, ये भी याद रखना, और इसकी बीमा भी निकाल लेना, बीमा 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 निकाल लेना, है ना? ऐसा क्वेश्चन पूछता है, इस पे छोटे मोटे न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है। ध्यान से कंसेप्ट को समझना है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है? चलिए मेरे भाई, चलिए 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 चलिए, तो बिंदु आवेश से दूरी r पर विभव होता है। प्यारे बच्चों हम जानते हैं, जैसे हमारे पास ये बिंदु आवेश है, इससे r दूरी पर अगर अपने पास कोई बिंदु है, बिंदु बिंदु यानी पॉइंट, तो इस पे प्यारे बच्चों पोटेंशियल यानी विभव होता है। 1/4 पाई डाल के सो गए, और एप्सिलॉन नॉट हुआ, और क्यू बटा आवेश बटा दूरी, यानी विभव मेरा आवेश, बिंदु आवेश के कारण जो विभव होता है दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सिंगल पावर, लेकिन सिंगल पावर। अब ये कहां दिया है? आर के व्युत्क्रमानुपाती, लिखा भी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ आर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ आर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ आर, ठीक है? इनवर्स भाई 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 भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ आर क्या होता है प्यारे बच्चों? इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ आर, ठीक है? ठीक है, चलिए आगे देखा जाए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी चालक की धारिता होती है,
ठीक है। देखिए चालक की धारिता क्या होती है, तो चालक को दिए जाने वाला आवेश बटे उसके विभवांतर में होने वाली वृद्धि, इसी को हम लोग बोलते हैं चालक का धारिता। क्या बोलते हैं, धारिता। ठीक है, ठीक है। कह रहा है सर भगवान भी ना चाहते, बेटा भगवान चाहते हैं तुम पढ़ो, लेकिन तुम बहानेबाजी करते हो। ठीक है, ज्यादा नहीं परेशान होने का। ठीक है, मैं बंदा बिठा दिया हूं, बंदा बैठा है सामने, और अगर इंटरनेट इशू हुआ महाराज ज्यादा देर तक तुमसे कह रहे हैं, तो आज तुमको बंदा से बंदी बना देंगे। जैसे पुराने जमाने में होता था ना, पड़ोसी वाला राजा आक्रमण करता था और दूसरे वाले राजा को जीत जाता था, तो कहता अब हम तुमको बंदी बनाएंगे। तो कहता काहे, हम आपको बंदे अच्छे नहीं लग रहे हैं क्या, हमको बंदी बनाइएगा। चलिए, वायु की परावैद्युत सामर्थ्य कितनी होती है प्यारे बच्चों, किसी भी पदार्थ की परावैद्युत सामर्थ्य उस शक्ति को कहते हैं जिस पर वो अधिकतम विद्युत वाहक विद्युत क्षेत्र को सहन कर सकता है। क्या होता है, अधिकतम विद्युत क्षेत्र को सहन कर सकता है। तो ये हमारा होता है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। ठीक है, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। ब्लर हो रहा है देखो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों। अगला, निर्वात का परावैद्युतांक कितना होता है। वायु या निर्वात का परावैद्युतांक जो होता है मेरे भाई 1 होता है। देखिए प्यारे बच्चों, पानी या जल का कितना होता है, पानी या जल का जो होता है 80 होता है, और धातु का मेरे भाई कितना होता है, धातु का अनंत होता है। कितना होता है, अनंत होता है। वायु या निर्वात का कितना होता है, यानी एयर और वैक्यूम का कितना होता है मेरे भाई, तो ये होता है 1। कितना होता है, 1। गॉड इज 1। तो यहां पे निर्वात या वायु की परावैद्युतांक भी 1, जिसको आपेक्षिक या सापेक्षिक वैद्युतशीलता कहते हैं मेरे भाई, याद रखना है। देखिए विद्युत विभवांतर का सही सूत्र क्या है प्यारे बच्चों, ये थोड़ा सा गड़बड़ लिखा गया है ना। मैं आपको बताता हूं इसका सही सूत्र क्या होता है। देखिए अगर आपको इसका सही सूत्र लिखना है मेरे भाई, तो आप ऐसे लिखेंगे विभवांतर। देखिए जिस बिंदु पर लाए हैं माइनस जिस बिंदु से लाए हैं बराबर कृत कार्य बटे लाया गया आवेश, ये सूत्र होता है। ये जैसे मान लीजिए प्यारे बच्चों हम लाए हैं ए से बी, कहां से लाए हैं, ए से बी, आवेश को उठा के लाए हैं, तो जिस बिंदु पर लाए हैं माइनस जिस बिंदु से लाए हैं बटे कृतकार बराबर कृतकार बटे लाया गया आवेश। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव निर्भर करता है। प्यारे बच्चों ये ध्यान से समझिएगा, विद्युत द्विध्रुव के कारण, तो प्यारे बच्चों विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव जो होता है 1/r² होता है, 1/r² होता है। याद रखना है, द्विध्रुव के कारण विभव r² होता है और वैद्युत क्षेत्र 1/r³ होता है, इसको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी की त्रिज्या अगर r हो तो इसकी धारिता क्या होगी, 4πε0r। हम जानते हैं प्यारे बच्चों, अगर हमारे पास कोई गोलीय चालक है और उसकी त्रिज्या r है, तो इसकी धारिता जो होती है 4πε0r होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, पोटेंशियोमीटर की संवेदनशीलता, पोटेंशियो मतलब विभव मापी को बढ़ाने के लिए क्या बढ़ाना चाहिए, क्षेत्रफल बढ़ाएं, तार में धारा घटाएं। यस बेटा, तार में धारा घटाना चाहिए। अब रीजन सुन लो, ऐसा क्यों है ना, वाई, क्यों, क्योंकि प्यारे बच्चों हम जानते हैं इसकी जो संवेदनशीलता होती है ना, इसकी जो प्यारे बच्चों संवेदनशीलता होती है ना, क्या होती है, संवेदनशीलता। संवेदनशीलता प्यारे बच्चों जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है विभव प्रवणता के। किसके मेरे भाई, विभव प्रवणता के। और प्यारे बच्चों आप जानते हैं विभव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है धारा के, है ना, तो विभव प्रवणता भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी धारा की, है ना। यानी अगर मैं विभव प्रवणता घटाऊंगा तो संवेदनशीलता बढ़ेगी, इसका मतलब अगर मैं धारा को घटाऊंगा तो संवेदनशीलता बढ़ेगी, क्योंकि संवेदनशीलता व्युत्क्रमानुपाती होती है विभव प्रवणता के, और विभव प्रवणता निर्भर करती है धारा पर। धारा बढ़ेगी तो विभव प्रवणता बढ़ेगी, और अगर धारा बढ़ाएंगे तो विभव प्रवणता बढ़ेगी, तो जिसके साथ संवेदनशीलता घटेगी, लेकिन यहां पे संवेदनशीलता बढ़ानी है तो फिर विभव प्रवणता को कम करना पड़ेगा। और विभव प्रवणता कैसे कम पड़ेगी मेरे भाई, धारा को कम करने से। तो हम क्या करेंगे, यहां पे तार में धारा को घटाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, धातुओं का प्रतिरोध प्यारे बच्चों ठंडा करने पर बढ़ जाएगा, इसका कारण क्या होता है, धातु के लिए जो प्रतिरोध ताप गुणांक होता है, ध्यान समझिएगा, धातु के लिए जो प्यारे बच्चों अल्फा, जिसको हम प्रतिरोध का ताप गुणांक कहते हैं, यह पॉजिटिव होता है,
और जिस पदार्थ का अल्फा धनात्मक होता है, ताप बढ़ाने पे उसका प्रतिरोध बढ़ता है और ताप घटाने पर उसका प्रतिरोध घटता है। ठंडा करने का मतलब होता है ताप घटना, ताप कम पड़ना। क्लियर है मेरे भाई? क्लियर हो रहा है प्यारे बच्चों? क्लियर हो रहा है? ठीक है, चलिए ओम का नियम किससे किस संबंध को दर्शाता है प्यारे बच्चों? तो यह दर्शाता है धारा और विभवांतर को। किसको दर्शाता है? धारा और विभवांतर को। V बराबर होता है IR, आप जानते हैं R नियत होता है। क्लियर मेरे भाई? अगला प्रश्न, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता का सूत्र होता है, हम जानते हैं R बराबर होता है रो L बाई A। तो मेरे भाई यहां से हम अगर रो को लिखें तो ये हो जाएगी RA बाई L भी लिख सकते हैं, कैपिटल L या स्मॉल l। तो पहला वाला हमारे पास एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत धारा का सर्वोत्तम सबसे बढ़िया सिल्वर होता है। गुड कंडक्टर क्या होता है? सिल्वर। इसकी स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है। लेकिन एक भी आप चांदी के तार खिंचवा दीजिएगा ना, चांदी के तार, तो भैया बवाला हो जाएगा। चोर उचक्के लोग पता है ताके के बैठेंगे, भैया कब सब सोए सन्नाटा हो उड़ा दें, है ना। तो चांदी सबसे बढ़िया होता है, लेकिन हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, समझ लो। ठीक है, अब 22 भाई साहब, 22 में क्या दिक्कत है भाई साहब? रो बराबर RA बाई L, बेटा सही तो है, काहे परेशान किए हो हैं? एकदम मास्टर का प्राण लेके ही मानोगे क्या है? ठीक है, कुछ आदमी खाली गलती निकालने आता है। गैल्वेनो भाई समझो भाई, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के। बेटा एमीटर के बारे में क्या जानते हो? कि प्रतिरोध कम होना चाहिए, है ना, प्रतिरोध कम होना चाहिए। मीटर के बारे में सर जी हमको कुछ नहीं पता, इतना पता है प्रतिरोध कम होना चाहिए। आदर्श मीटर यानी आप जैसे मीटर का प्रतिरोध 0 होता है, यानी बहुत कम होता है। तो अब मैं क्या करूं? अब इसमें क्या करूं भाई साहब? इसमें प्यारे बच्चों मैं करूंगा समांतर क्रम में, समांतर क्रम में मैं क्या करूंगा? समांतर क्रम में प्रतिरोध को जोड़ूंगा। अब समांतर क्रम में कम प्रतिरोध को जोड़ूं या समांतर क्रम में अधिक प्रतिरोध को जोड़ूं? तो प्यारे बच्चों हम समांतर क्रम में क्या करेंगे? अधिक प्रतिरोध को कम प्रतिरोध को जोड़ेंगे। यानी प्यारे बच्चों क्या करते हैं? समांतर क्रम में हम मेरे भाई कम प्रतिरोध को जोड़ते हैं, जिसकी वजह से कुल प्रतिरोध हमारा घटता है, और प्रतिरोध घटेगा तो फिर हमारा गैल्वेनोमीटर उतना ही अच्छा एमीटर में बदलेगा। ठीक है, चलो एक बच्चा कह रहा है सर क्वेश्चन नंबर 19 नहीं समझ में आया, इसको समझा देते हैं। बेटा मेरे कहने का मतलब है कि पोटेंशियोमीटर की संवेदनशीलता, यानी इसकी जो संवेदनशीलता होती है, ठीक है, ये डिपेंड करती है मेरे भाई 1/dV/dx के। और सुनो, dV/dx से निर्भर करती है बेटा धारा पे, है ना, धारा पे। यानी तो यहां से मैं लिख सकता हूं I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू धारा। ये मतलब इसकी संवेदनशीलता है और ये क्या है? धारा है। तो अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब बेटा अगर मैं धारा घटाऊंगा तो संवेदनशीलता बढ़ेगी, तो धारा को घटाना पड़ेगा। अब क्लियर हुआ ना मेरे भाई? प्रश्न को बेटा एकदम स्प्राइट की तरह क्लियर रखना है, कंफ्यूजन देखो, कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, शेर पालो, हाथी घोड़ा कुछ भी पालो, दिमाग में कभी कंफ्यूजन ना पालो। समांतर संयोजन देखिए प्यारे बच्चों, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या भौतिक राशि समान रहती है? तो जब भी प्रतिरोधों का क्रम हो समांतर, जब भी प्रतिरोधों का क्रम हो समांतर, तो भौतिक राशि समान रहेगी विभवांतर। मेरे साथ गाना गाइए, जब भी प्रतिरोधों का क्रम होगा समांतर तो भौतिक राशि समान रहेगी विभवांतर। क्या समान रहेगा मेरे भाई? विभवांतर। चलिए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दो विद्युत आवेशों के बीच बल का नियम किसका कहलाता है? अरे यही तो हमारे कूलाम चचा पहले चैप्टर में मिले थे। प्रणाम चचा, याद आ गए। जब दो बिंदु आवेश एक दूसरे से r दूरी पे रखा होता है तो उनके बीच लगने वाला अट्रैक्शन या रिपल्सन का बल वो 1/4 पाई डाल के 100 के एप्सिलॉन नॉट की 1 की 2/r²। याद आ गया, यही है कूलाम का नियम। जी हाँ। हिस्टेरिसिस किसमें पाया जाता है प्यारे बच्चों? फेरोमैग्नेटिक यानी अनुचुंबकीय पदार्थ में। ठीक है, शैथिल्य वक्र। क्या पूछ रहा है? शैथिल्य वक्र प्यारे बच्चों। शैथिल्य वक्र कौन से पदार्थ दर्शाते हैं? तो अनुचुंबकीय नहीं, लौह चुंबकीय। ठीक है, कौन से प्यारे बच्चों? लौह चुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए। ठीक है, लौह चुंबकीय पदार्थ के उदाहरण सर बता दीजिए। तो जैसे प्यारे बच्चों निकेल और आयरन, निकेल और आयरन। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, धारावाहक वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या डबल कर दी
और धारा आधी कर दी तो चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। प्यारे बच्चों ध्यान समझिएगा, पहले ये हमारे पास कोई धारावाहिक कुंडली है जिसमें आई धारा बह रही है, मान लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो इसका रेडियस क्या है प्यारे बच्चों, आर है। तो सबसे पहले आप जानिए कि इसका चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र क्या होता है। तो m बराबर होता है IA। अगर ये अकेला है, अगर n फेरा है तो NIA होता है, लेकिन अगर अकेला है तो केवल IA होता है। अब मेरे भाई इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, m बराबर I इंटू A, क्योंकि ये वृत्ताकार है तो 4 पाई, सॉरी वृत्ताकार है तो इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं प्यारे बच्चों, पाई आर स्क्वायर। अब सुनना मेरी बात, देखिए m1 को प्यारे बच्चों हम लिख लेते हैं I1, ठीक है, और पाई R1 के स्क्वायर समीकरण 1 मान लेते हैं। लेकिन अब जब m2 लिखने जाइएगा तो क्या बोला है, त्रिज्या को दोगुनी कर दी, धारा को पहले की आधी कर दी, यानी I1/2 कर दी मेरे भाई इसको, ठीक है, I1/2 कर दी और इंटू में पाई लिख लो। और बेटा त्रिज्या को क्या कर दी, त्रिज्या को दोगुनी कर दी है, यानी यहां पे मेरे भाई 2R1 का होल स्क्वायर कर दिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखिए क्या हो जाएगा, m2 बराबर यहां से हो जाएगा I1/2 और इंटू में पाई इंटू में 4 इंटू में R1 के स्क्वायर। 4 से इसको 2 उड़ा दिया और 2 को बटे में लिख लिया, ठीक है। तो m2 बराबर प्यारे बच्चों 1/2 हो जाएगा, 1/2 को बाहर कर लिया, बाकी सबको यहां पे डाला, I1 पाई R1 के स्क्वायर। अब यहां से तुलना करो तो यही तो हमारा m1 हो गया, यानी m2 बराबर हो गया प्यारे बच्चों m1/2। क्या हो गया, m1/2। तो नया आघूर्ण पहले का आधा हो गया, नया आघूर्ण पहले का आधा हो गया। क्या प्रश्न समझ आया, क्या प्रश्न समझ आया प्यारे बच्चों। देखिए क्या कहा इन्होंने कि एक मान लेते वृत्ताकार कुंडली है ऐसी, इसका जो चुंबकीय आघूर्ण होता है m बराबर IA होता है। क्योंकि ये वृत्ताकार होती तो इसका जो क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये इसके आघूर्ण का सूत्र हो जाएगा। हम मानते हैं पहली स्थिति के लिए, तो जब त्रिज्या R1 है, धारा I1 है, तो m1 बराबर I1 पाई R1 स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए क्या बोले, त्रिज्या को दोगुनी करनी है, तो दोगुनी कैसे होगी, R2 बराबर हो जाएगी 2R1, तो बेटा डायरेक्ट लिख दिया यहां पे। और धारा को आधी कर दी, यानी पहले की आधी, आधी किसकी, पहले की कर दी, सॉल्व कर लिया, इसको जो पहले जैसा था उसको ब्रैकेट में लिख लिया, तो ये हमारा आ गया। क्लियर है ना। तो ऐसे प्यारे बच्चों आपको प्रश्न करने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, धारावाहिक, देखिए वही वाला है। तो अभी बताया m बराबर NIA, एक फेरा के लिए होता है IA, और अगर n फेरा हो तो NIA होता है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, हमने कहा एमीटर का प्रतिरोध प्यारे बच्चों बहुत कम होना चाहिए, लेकिन बात करूं अगर आदर्श एमीटर की, तो आदर्श एमीटर का अपना जो प्रतिरोध होना चाहिए 0 ओम होना चाहिए। मैं आपको कारण भी बताता हूं, इसका कारण ऐसा क्यों होता है। जैसे कि मेरे भाई हमारे पास ये एक सर्किट है, ठीक है, ये हमारे पास एक सर्किट है। अब इसमें मान लो I धारा बह रही है यहां R प्रतिरोध पे, तो मैं तुमसे कहूं कि सर्किट की धारा कितनी है, अगर V विभवांतर है तो आप कहेंगे सर I बराबर है V बटा के R, ये इसमें धारा है। अब मैं इस धारा को मापना चाहता हूं, ये वास्तविक धारा है, ओरिजिनल धारा है, रियल करंट है, ये वास्तविक धारा है। अब बेटा हमारे पास जो आदर्श एमीटर होता है ये एकदम सही धारा को मापता है, सही धारा का मापन करता है, ठीक है मेरे भाई। अब हम लगाने जा रहे हैं इसमें एक आइडियल यानी आदर्श एमीटर, तो आदर्श एमीटर को इस प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में लगा देंगे। लेकिन मेरे भाई क्योंकि एमीटर भी चालक पदार्थ का बना होता है, इसलिए इस एमीटर का भी अपना प्रतिरोध होता है प्यारे बच्चों, यानी इसका प्रतिरोध हो जाएगा मेरे भाई RA। क्या हो जाएगा, RA। अब हमारे परिपथ में जब हमने एमीटर लगा दिया तो इसका कुल प्रतिरोध Rnet बराबर हो गया RA, इसके साथ श्रेणी क्रम में जुड़ जाएगा। तो नई धारा I डैश बराबर मान लेते हैं आ जाएगी, ये विभवांतर वही है प्यारे बच्चों, और बटा में कुल प्रतिरोध तो R प्लस RA। अब ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, यदि RA टेंडिंग टू 0 हो जाए, यदि RA 0 हो जाए तो प्यारे बच्चों I डैश यानी जो एमीटर धारा मापेगा वो धारा परिपथ की वास्तविक धारा के बराबर आएगा। इसलिए एक आदर्श एमीटर या बढ़िया एमीटर का अपना प्रतिरोध कितना होना चाहिए मेरे भाई,
शून्य ओम होना चाहिए। ये आप लॉजिक देके भी समझा सकते हैं मैथमेटिकली, क्योंकि आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है लॉरेंज बल का सही सूत्र है। तो लॉरेंज बल प्यारे बच्चों F बराबर होता है QE और प्लस QVB। क्या होता है? QE प्लस QVB, साइन थीटा भी लिख सकते हैं। तो F बराबर लिखेंगे मेरे भाई Q, और यहां पे हो जाएगा E वेक्टर प्लस, है ना, और यहां पे हो जाएगा E वेक्टर प्लस Q वेक्टर V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ठीक है, V प्लस B, तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा V इंटू B। अगर इसका वेक्टर फॉर्म लिखे ना तो यही हो जाएगा V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ठीक है, ये तो पहला वाला प्यारे बच्चों एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है चुंबकीय ध्रुवीय शक्ति की एसआई इकाई होती है। तो ये होती है प्यारे बच्चों, हम जानते हैं M बराबर होता है, ध्यान समझिएगा, M बराबर होता है यहां पे M बराबर होता है स्मॉल m इंटू में 2l। ठीक, इसको हम लिखते हैं एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। अब ये वाले को निकालना है, ध्रुव सामर्थ्य, और इंटू ये भी मीटर हो जाएगा, ये मीटर से ये मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ध्रुव सामर्थ्य बराबर आ जाता है एम्पियर। ठीक है, एम्पियर इंटू में मीटर। ठीक है, मैं लिखे देता हूं, देखो इसको एम्पियर लिखोगे, इसको मीटर स्क्वायर लिखोगे, और ये निकालना है तुमको, तो इसको x मान लो थोड़ी देर के लिए, और इंटू में यहां पे मीटर लिखा था, तो 1 मीटर से ये मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो एम्पियर इंटू मीटर इज द राइट आंसर। क्या सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों? एम्पियर इंटू में मीटर। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है सापेक्ष पारगम्यता के लिए कौन सही है। तो आप जानते हैं म्यू आर बराबर होता है प्यारे बच्चों 1 प्लस कायम, और क्योंकि कायम बराबर होता है m अपान के h। ठीक है, अब इसको यहां पे रखिएगा, तो म्यू आर बराबर हो जाएगा मेरे भाई 1 प्लस m अपान के h प्यारे बच्चों। अब इसका सही जवाब कहां लिखा हुआ है? तो पहला वाला ऑप्शन ही यहां पे एकदम राइट है, 1 प्लस m अपॉन h। ठीक है, अगला प्रश्न, पृथ्वी के ध्रुव, यानी ये पृथ्वी है बहुत, ये पृथ्वी प्यारे बच्चों। अब मान लेते हैं कि ध्रुव का मतलब हम यहां कहीं पे हैं, इस जगह पे, है ना, और यहां पे चुंबकीय सुई एकदम सतह की क्या हो जाती है? लंबवत हो जाती है। तो नति कोण प्यारे बच्चों एग्जैक्टली 90 डिग्री हो जाता है। और विषुवत रेखा पे कितना हो जाता है प्यारे बच्चों? विषुवत रेखा पे 0 हो जाता है। विषुवत रेखा पे कितना हो जाता है मेरे भाई? 0। विषुवत रेखा पे कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। भाई साहब, आज हमारे पास कुछ ज्यादा ही इंटेलिजेंट बच्चे आ गए हैं। ठीक है, NIA बहुत खतरनाक बच्चे आ गए, हर प्रश्न पे ज्ञान दे रहे हैं। अब उनको ये नहीं पता चुंबकीय आघूर्ण M बराबर NIA होता है। अनुचुंबकीय पदार्थ की पारगम्यता कितनी होती है, यानी आप चुंबकशीलता कितनी होती है? तो म्यू ग्रेटर देन 1 होता है, और लौह चुंबकीय के लिए प्यारे बच्चों म्यू मच ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, तो यहां पे कौन सा सही हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा। अणुचुंबक की बात करे है। ठीक है, स्वप्रेरण की एसआई इकाई प्यारे बच्चों हेनरी होती है। क्या होती है? हेनरी। ठीक है, हेनरी होती है स्वप्रेरण की एसआई इकाई। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे भाई, एक हेनरी बराबर होता है, देखिए प्यारे बच्चों, जैसे 1 मीटर में 10 के घात 3 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, वैसे ही 1 हेनरी में 10 के घात 3 मिली हेनरी होते हैं। और ये पूछा गया प्रश्न, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा गया, ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, लेंज का नियम संबंधित है, ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है मेरे भाई, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी से संबंधित है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन से उत्पन्न विद्युत वाहक बल कहलाता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल कहलाता है, यानी प्यारे बच्चों इंड्यूस्ड क्या कहलाते हैं? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र है, तो phi बराबर होता है प्यारे बच्चों इंट्रीकेशन ऑफ B वेक्टर डॉट DA वेक्टर। तो यहां पे हमारे पास हो जाएगा B वेक्टर डॉट DA वेक्टर। ठीक है, तो दिस विल बी योर राइट आंसर प्यारे बच्चों। यहां पे वेक्टर फॉर्म में भी लिख लो, तो हमारा B वाला एकदम राइट आंसर है। ठीक है, B वाला क्या है मेरे भाई? एकदम राइट आंसर। क्लियर है प्यारे बच्चों? ए भाई बकवास काहे लगाए, क्या है मतलब कुछ भी बोलते चले जाओ। चुंबकीय फ्लक्स की प्रति इकाई क्षेत्रफल, चुंबकीय फ्लक्स प्रति इकाई क्षेत्रफल कहलाता है प्यारे बच्चों, इसी को हम बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र घनत्व, यानी दोनों सही हो सकते हैं। याद रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र घनत्व दोनों सही हैं। याद रखिएगा, प्रति इकाई चुंबकीय
चुंबकीय फ्लक्स प्रति इकाई यानी मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट को क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं या चुंबकीय क्षेत्र घनत्व कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न ध्यान से देखिए। एलसीआर परिपथ में अनुनाद की अवस्था में कलांतर कितना होता है? ओहो, अनुनाद की स्थिति में कलांतर, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। और इसमें एक चीज और याद रखिएगा, अनुनादी आवृत्ति, अनुनादी आवृत्ति का सूत्र भी प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये 2 प्रश्न यहां से पूछ सकता है। अनुनादी आवृत्ति, अनुनाद की कंडीशन, ठीक है, अनुनाद की कंडीशन प्यारे बच्चों, ये सारी चीजें मेरे भाई आपको एकदम बढ़िया स्प्राइट की तरह क्लियर होनी चाहिए। चलिए यहां पे जवाब दीजिए प्यारे बच्चों, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अनुनाद की स्थिति में क्या होता है? एक्सेल बराबर एक्सिस ही हो जाता है, जिससे परिपथ की परिबाधा आर के बराबर आती है। यानी परिपथ ऐसा काम करता है कि मानो शुद्ध प्रतिरोध लगाओ, और शुद्ध प्रतिरोध में धारा और विभवांतर समान कला में होते हैं, यानी उनके बीच का कलांतर शून्य होता है। डायनमो का सिद्धांत क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे प्यारे बच्चों डायनमो हमारा कार्य करता है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे केवल धारिता परिपथ में धारा और वोल्टेज का फेज अंतर 90 डिग्री होता है प्यारे बच्चों। हमारे सिलेबस में 90 डिग्री ही फेज डिफरेंस है, दूसरा कोई है ही नहीं, तो ज्यादा दिमाग लगाना नहीं। अच्छा, अगर पूछ दे कौन आगे कौन पूछे, तो सिविल वर्ड से याद रखना है। सिविल वर्ड होता है जैसे सी सर्किट यानी धारिता वाले में आई आगे और वी का मतलब वोल्टेज, वोल्टेज पाछो यानी पीछे। अब कितना पीछे प्यारे बच्चों? 90 डिग्री। कितना पीछे? 90 डिग्री। अब उल्टा ले लो बेटा, तो यहां पे एल में चलोगे तो ये वी आगे हो जाएगा, है ना, वी आगे हो जाएगा, आई पाछो हो जाएगा। कितना प्यारे बच्चे? 90 डिग्री। एल में ऐसे याद रखोगे तो सिविल वर्ड से अपने को याद रहेगा। एलआर परिपथ की परिबाधा क्या होती है प्यारे बच्चों? तो जेड बराबर होता है एलआर परिपथ में अंडर आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर और प्लस प्यारे बच्चों ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। तो आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, यानी हमारे पास यहां पे डी वाला मेरे भाई एकदम राइट आंसर है प्यारे बच्चों, ये हमारे पास होता है ना। एक्सेल के बारे में आप जानते हैं, सर्फ एक्सेल नहीं, एक्सेल, एक्सेल बराबर होता है ओमेगा एल। इसको बोलते हैं प्रेरकीय प्रतिघात। क्या बोलते हैं? प्रेरकीय प्रतिघात। मात्रक क्या होता है मेरे भाई? इसका ओम होता है। ये बिल्कुल बेटा प्रतिरोध के ताऊ का लड़का है, जैसे प्रतिरोध होता है वैसे ही होता है, तो सेम प्रतिरोध के ताऊ का लड़का इसको मान के चलिएगा। ठीक है, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होता है मेरे भाई, तो निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होता है c बराबर 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट होता है। कितना होता है? √1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे सही जवाब कौन सा है? ये वाला 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास सही जवाब बी वाला। प्रकाश का वेग प्यारे बच्चों किसके बराबर होता है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग में c बराबर होता है E/b। कितना होता है मेरे भाई? c बराबर E/b होता है। तो यहां पे ए वाला अगेन बेटा हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना मेरे भाई? अगला प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। अगला प्रश्न, प्रकाशिक तंतु, प्रकाशिक तंतु का सिद्धांत है। अब बता दीजिए भाई आप लोग, प्रकाशिक तंतु का सिद्धांत बता दीजिए भाई। TIR मेरे भाई, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पे प्रकाशिक तंतु जो होता है, ऑप्टिकल फाइबर जो होता है, कार्य करता है। ठीक है, चलिए, सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने पर आवर्धन शक्ति बेटा बढ़ती है। आवर्धन शक्ति क्या होती है? बढ़ती है। लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर होता है प्यारे बच्चों। क्या होता है? डायोप्टर। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की शक्ति होगी तो P बराबर होता है 100/F, और F को रखिएगा सेंटीमीटर में। काहे में रखिएगा? सेंटीमीटर में। तो हमारे पास P बराबर हो जाएगा 100 और बटा में 10 प्यारे बच्चों, काट पीट लीजिए तो प्लस 10 डायोप्टर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि अभिसारी यानी कि उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है? अभिसारी यानी कि उत्तल लेंस। तो यहां पे हमारा बी वाला ऑप्शन एकदम बढ़िया सही बन रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कांच स्लैब में प्रवेश करने पर प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। बेटा आप सोचिए कि प्रकाश की, अगर यहां पे जैसे कांच है, ठीक है, और बाहर वायु है, तो अगर वायु से प्रकाश जो है कांच में जा रहा है तो इसकी चाल क्या होगी? यहां पे V1 है, यहां पे V2 है। ठीक है, तो हम कहेंगे बेटा V1 इज ग्रेटर देन V2, V1 इज ग्रेटर देन V2, और V बराबर होता है न्यू लैम्डा, और यानी F लैम्डा। तो यहां पे F लैम्डा 1 इज ग्रेटर देन हो जाएगा F लैम्डा 2, क्योंकि प्यारे बच्चों आवृत्ति नहीं बदलती, आवृत्ति नियत रहती है। प्रकाश किसी भी माध्यम में जाए, प्रकाश की आवृत्ति
नियत रहती है, नहीं बदलती है। कभी कभी पूछ देता है कि अपवर्तन में निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलती है? आवृत्ति। तो एफ एफ काट दो, यानी λ1 इज ग्रेटर देन λ2, यानी तरंग दैर्ध्य कांच में क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? आपको देखने पे लग रहा है कि घट रही है। अगर यहां पे λ1 है, यहां पे λ2 है, तो हमारे पास λ1 ज्यादा है, λ2 कम है, यानी यहां पे जो तरंग दैर्ध्य है वो मेरे भाई घट रही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया का मतलब होता है प्यारे बच्चों जरा दूरदर्शिता। प्रेसबायोपिया का मतलब क्या होता है? जरा दूरदर्शिता। ये उम्र दराज लोगों में रोग होता है, इसके लिए द्विफोकस यानी बाइफोकल लेंस के प्रयोग करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगले प्रश्न को देखते हैं मेरे भाई। अगला प्रश्न क्या है? बड़ा आभासी प्रतिबिंब। देखिए भाई, बड़ा आभासी प्रतिबिंब कौन सा दर्पण बनाता है? फटाफट से बताएं सभी लोग, बड़ा आभासी प्रतिबिंब कौन बनाता है? समतल दर्पण सदैव बराबर बनाता नहीं बनाएगा, है ना। अवतल दर्पण प्यारे बच्चों यहां पे नहीं बनाएगा, अवतल लेंस नहीं बनाएगा, तो कौन बनाएगा? अवतल दर्पण बनाता है बड़ा आभासी प्रतिबिंब, और एक ही स्थिति में बनाता है जब फोकस और दर्पण के बीच, फोकस और दर्पण के बीच प्यारे बच्चों वस्तु को रखें। फोकस और दर्पण के बीच में अगर हम वस्तु को रखते हैं तो ये बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। क्लियर है मेरे भाई? चलिए अगला प्रश्न देखिए, ब्रूस्टर का नियम क्या होता है प्यारे बच्चों? म्यू बराबर होता है 10 IP। म्यू बराबर क्या होता है? 10 IP, जहां पे IP प्यारे बच्चों ध्रुवण कोण या ब्रूस्टर कोण भी इसको कहते हैं। IP क्या होता है? ध्रुवण कोण। IP क्या होता है? ध्रुवण कोण होता है। ठीक है, चलिए तो यहां पे कौन सा सही हो जाएगा प्यारे बच्चों? हमारा सी वाला एकदम ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है मेरे भाई? अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 56 नंबर प्रश्न कह रहा है, प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति सिद्ध होती है विकिरण से, परावर्तन से, ध्रुवण से, विवर्तन से? किससे सिद्ध होती है? चलिए बताइए। विकिरण यानी इंटरफेरेंस से सिद्ध होती है। चलिए कुछ जवाब दीजिए मेरे भाई, आप लोग पढ़ने आए हैं तो जवाब दीजिए। पढ़ चुके हैं, टेस्ट चल रहा है। रिफ्लेक्शन से पता चली, किससे पता चली मेरे भाई? किससे पता चली कि प्रकाश जो है ट्रांसवर्स नेचर का है? पोलराइजेशन से पता चला है। किससे पता चला? कुछ तो बोलिए भाई, अरे मुंह तो खोलिए मेरे भाई, कुछ तो बोलिए। डिफ्रैक्शन से पता चला, मुंह तो खोलिए मेरे भाई, कुछ तो बोलिए मेरे भाई। चलिए तो बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर सी वाला एकदम राइट है, तो मेरे भाई बिल्कुल आप सही हैं। ध्रुवण ही प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति का प्रमाण देता है। अगला प्रश्न देखिए, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र क्या है प्यारे बच्चों? तो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर होता है h/p, और क्योंकि आप जानते हैं कि संवेग को हम लिखते हैं द्रव्यमान गुणते में वेग, यानी द्रव्यमान गुना में वेग, तो लैम्डा बराबर होता है h/mv। क्या होता है मेरे भाई? h/mv। क्लियर है मेरे भाई? तो यहां पे हमारा सही ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला, एकदम प्यारे बच्चों बढ़िया ऑप्शन हो जाएगा। फोटान की ऊर्जा होती है, तो फोटान की ऊर्जा प्लैंक प्लैंक के अनुसार किस पे निर्भर करती है? प्लैंक के अनुसार किस पे निर्भर करती है? किसी भी फोटान की ऊर्जा उसकी आवृत्ति के समानुपाती होती है मेरे भाई। और यहां से जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है जिसको प्लैंक नियतांक कहते हैं, और प्लैंक नियतांक का वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड होता है। क्लियर मेरे भाई? एक बार सारे के सारे बच्चे जितने भी हैं एकदम हाई एनर्जी के साथ प्यारे बच्चों, पूरे जोश के साथ, ऐसा लग रहा है कि मेरे भाई आप लोग एकदम जो है ठंड में अकड़ गए हैं, है ना। देखिए ठंड हमको भी लग रहा है, हमको भी लग रहा है बहुत भयंकर ठंड, लेकिन मेरा जो जोश देखिए, जोश, और देखिए हमको लगता है ना कि जैसे अभी आप सीरियस थोड़ा सा हो जाते हैं ना, तो हमको लगता है भाई साहब, है ना, सीरियस आदमी अस्पताल में सही रहता है। हम लोग तो देखिए भाई साहब थोड़ा बहुत तो मौज मस्ती चलती है, क्या कहते हो? हम जानते हैं आपका पेपर है, आप लोग जो है एकदम बढ़िया से पढ़ाई करिए मेरे भाई, पेपर बढ़िया होगा। ये बोर्ड जो है आपस में सब ऑनलाइन कंपटीशन में ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दी, इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। हम लोग भी थे एक समय जब इतना ज्यादा रिसोर्स नहीं था, इतना ज्यादा नहीं सोचते थे, सिलेबस कंप्लीट करते थे, अनसॉल्ड लगाते थे, और उसके बाद 2-4 मॉडल पेपर लगा देते थे, बढ़िया नंबर आ गए। ठीक है, तो बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है बेटा, आराम से प्रश्नों को हल करिए, सिलेबस देखिए अपना क्या है, कहां से पूछा जाता है, आते हुए बीबीआई प्रश्न पे जोर दीजिए, बोहर का आवृत्ति, और ये सारे प्रश्न मेरे भाई आप कोई भी उठा लीजिए सेट, आपको मिल जाएगा। बोर की फ्रीक्वेंसी का क्या है? तो इन्होंने कहा था प्यारे बच्चों डेल्टा ई बराबर होता है एच न्यू। क्या होता है? एच न्यू। हाँ यही
बोहर ने आवृत्ति का नियम दिया एच न्यू। अब डेल्टा ई को लिख सकते हो E1 माइनस E2 प्यारे बच्चों, ऐसे लिख लो तो ये बराबर एच न्यू हो जाएगा। अब सही न्यू क्या होती है, आवृत्ति होती है। तो मेरे भाई बी वाला एकदम राइट ऑप्शन है। बी वाला क्या है प्यारे बच्चों, एकदम राइट ऑप्शन है। ठीक है मेरे भाई, बी वाला यहां पे एकदम सही आंसर है। हाइड्रोजन परमाणु में न्यूनतम कोणीय संवेग कितना होता है? तो प्यारे बच्चों देखिए, इनका कहना था कि कोणीय संवेग जो होता है NH/2π होता है, यानी H/2π का पूर्ण गुणज होता है। और जहां n क्या होता है प्यारे बच्चों, n बराबर होता है 1 2 3 ऐसे से बढ़ता जाएगा। तो n का न्यूनतम मान कितना है, n बराबर 1। तो ये हमारा न्यूनतम कोणीय संवेग हो जाएगा। जब n का मान न्यूनतम लीजिएगा तो L बराबर हो जाएगा H/2π, ये न्यूनतम मान हो गया। तो H/2π प्यारे बच्चों एकदम राइट। ठीक है, H/2π एकदम राइट। अगला प्रश्न देखिए, रेडियोधर्मी क्षय का प्यारे बच्चों मैं आपको यहां बता देता हूं, ये रदरफोर्ड सोडी नियम हमारे पास आता है। रदरफोर्ड सोडी नियम से प्यारे बच्चों हम लिखते हैं, रदरफोर्ड सोडी नियम से मैं आपको बता देता हूं, ये आप याद रखिएगा। रदरफोर्ड सोडी नियम से प्यारे बच्चों जो बचा हुआ भाग होता है किसी भी रेडियोधर्मी क्षय में, जो शेष भाग होता है वो बराबर होता है n0 और इनटू में e के पावर माइनस लैम्डा टी होता है। ये रदरफोर्ड सोडी नियम से है प्यारे बच्चों, ये शेष भाग के लिए है। क्या है, शेष भाग के लिए है ना। शेष भाग हमारे पास n होता है और हमारे पास जो प्रारंभिक भाग होता है ना, किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ का, वो n0 होता है। ठीक है, इस सूत्र का मतलब ये होता है। और इसका प्यारे बच्चों डेरिवेशन, निगमन आप लिखिएगा, बिहार बोर्ड साइंस संग्रह नाभिक चैप्टर है ना, नाभिक चैप्टर में इसका बढ़िया तरीके से प्यारे बच्चों एक्सप्लेनेशन कराया है। और डेरिवेशंस की सीरीज में सेपरेट भी करा दूंगा। बहुत जल्द एक डेरिवेशन लाऊंगा, 2 वीडियो लाऊंगा। बुक 1 का लाऊंगा प्यारे बच्चों अलग, ऑल डेरिवेशंस एक ही आपको फ्रेम में, एक ही वीडियो में आपको ऑल डेरिवेशन करा दूंगा। और फिर बुक 2 का प्यारे बच्चों करा दूंगा ऑल डेरिवेशन, ऑल डेरिवेशन करा दूंगा। ये 2 वीडियो डेरिवेशन पे हो जाएंगे। एक वीडियो प्यारे बच्चों आपको न्यूमेरिकल्स पे करा दूंगा, एक वीडियो आपको न्यूमेरिकल पे करा दूंगा। और प्यारे बच्चों आपको VVI सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सेपरेट 2 क्लासें अलग दे दूंगा। और मॉडल पेपर परीक्षा के एक दिन शाम को या सुबह में एक मॉडल पेपर प्यारे बच्चों करवा दूंगा। बस जो वो मॉडल पेपर उस दिन करके चला गया, कल्याणम वस्तु, कल्याणम वस्तु। अच्छा, यहां पे सबसे अधिक, तो प्यारे बच्चों देखिए सबसे अधिक स्थिर, तो सबसे अधिक स्थिर क्या है, हम लोग कहावत में क्या कहते हैं, फौलादी बनो लोहे जैसा। फौलादी बनो यानी स्थिर बनो लोहे जैसा। लोहा मिले तो समझ लेना सबसे ज्यादा स्थायी, सबसे ज्यादा स्थिर है, ऐसे लिखा जाता है प्यारे बच्चों इसको। 26 Fe 56, ठीक है, ये सबसे अधिक स्थायी होता है लोहा। ठीक है मेरे भाई, सबसे अधिक स्थायी होता है लोहा। अगला प्रश्न देखिए, एंड गेट का बूलियन व्यंजक है। एंड गेट का बूलियन व्यंजक है। अब एंड गेट क्या बूलियन व्यंजक प्यारे बच्चों गुणा में होता है, यानी y बराबर a इंटू में b। और ये अगर आपको कोई भी दिक्कत है, लॉजिक गेट और प्लस बाइनरी नंबर का प्यारे बच्चों एक सीपरेट वीडियो पड़ा हुआ है, बाइनरी नंबर का एक सीपरेट वीडियो पड़ा हुआ है, आप इसी चैनल पे देख लीजिएगा, अभी 4-5 दिन पहले पढ़ाया। ये सब चीजें मेरे भाई आपको स्प्राइट की तरह क्लियर हो जाएंगी, या तो जो बच्चे पढ़े आप उनसे पूछ लीजिए। ठीक है, दशमलव संख्या 27 का बाइनरी होगा, यानी 27 का बेटा आपको निकालना है बाइनरी में। तो मैंने कहा बेटा 27 को 2 से भाग लगा दीजिए और रिमाइंडर यानी शेष को लिखते रहिए। तो यहां पे आएगा 13 और शेष कितना बचेगा मेरे भाई 1। ठीक है, फिर भाग लगाया तो यहां आएगा 6, यहां फिर से शेष कितना। ये स्टेप प्यारे बच्चों हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इस तरीके से हम निकाल लेते हैं दशमलव का बाइनरी संख्या में परिवर्तन। अगला प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, तो नॉर गेट का बूलियन व्यंजक। देखिए नॉर कैसे बनता है, नॉर बनता है प्यारे बच्चों, नॉर का एक सूप आता है और प्लस नॉट से, और प्लस नॉट से प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसका बूलियन व्यंजक और का होता है a प्लस बी और नॉट का होता है बार, तो a प्लस बी के ऊपर बार लगा दो। तो y बराबर प्यारे बच्चों a प्लस बी का बार। ठीक है, y बराबर a प्लस बी का बार है ना, y बराबर a प्लस बी का बार। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे भाई। अगला प्रश्न क्या, दिए गए गेट सत्यता सारणी का गेट है, दिए गए सत्य सारणी का गेट है।
अब सत्यता सारणी नहीं दिया है, तो प्यारे बच्चों हम आपको सत्यता सारणी देते हैं। ठीक है, आप बताइएगा कि ये किसका है। देखते हैं कौन सबसे तेज पकड़ पाता है प्यारे बच्चों। 0 0, ठीक है, ये y दिया है। ठीक है, और मेरे भाई यहां पे दिया है 1 0 0 0 1 0 1 1 0। चलिए कौन बताएगा प्यारे बच्चों ये कौन सा गेट। अब देखते हैं प्यारे बच्चों, ये सत्यता सारणी आपके सामने लिख दी है, ये सत्यता सारणी है। अब बताओ कौन सा गेट है ये। कोई पहचान पाया, कोई पहचान पाया मेरे भाई। एक कुछ बच्चे बिल्कुल सही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यस बेटा, यस 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 यस। अब कुछ बच्चे पहुंच गए हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यस बेटा, दिस इज नॉर गेट। कैसे बेटा, 0 0 प्लस करोगे तो 0 आएगा, लेकिन ये रिवर्स कर देता है, उल्टा कर देता है, मतलब जो आएगा उसका नहीं कर देगा। मतलब ये है, ये तो वही हो गया y बराबर a प्लस बी का नहीं। तो ये कौन से गेट का होता है, अभी बताया नॉर गेट का होता है। ठीक है मेरे भाई, समझ आया समझ आया। अगला प्रश्न देखिए, मॉड्यूलेशन के कितने प्रकार होते हैं, 3 होते हैं। आयाम मॉड्यूलेशन, और हमारे पास होता है आयाम मॉड्यूलेशन, कला मॉड्यूलेशन और आवृत्ति मॉड्यूलेशन। ठीक है, AM PM और FM। छीड़न मापने की इकाई है एटीन्यूट्यूशन, तो ये हमारे पास डेसिबल होती है। डिजिटल सिग्नल का रूप होता है बेटा 0 और 1 होता है। कितना होता है, 0 और 1 होता है। संचार प्रणाली में शोर यानी नॉइज का अर्थ होता है प्यारे बच्चों अवांछित व्यवधान। जैसे कि अभी हम बोल रहे हैं और आप चिल्लाने लगते हो सर जी नेटवर्क इशू नेटवर्क इशू नेटवर्क इशू। ठीक है, तो बेटा नेटवर्क इशू के स्थिति में हम फंसने लगते हैं, आवाज भड़बड़ाने लगती है, मतलब कि ये नॉइज होने लगती है, जिसको हम बोलते हैं अवांछित व्यवधान। ये प्यारे बच्चों हमारे 70 ऑब्जेक्टिव थे। एक बार प्यारे बच्चों सारे के सारे बच्चे स्कोर कमेंट कर सकते हैं क्या, जो बच्चे शुरू से जुड़े हुए हैं, है ना, शुरू से जुड़े हुए, एक बार 70 में कितना सही किए हो ये बता सकते हो क्या। अगर बता सकते हो, संभव है तो बताओ मेरे भाई। 70 में कितना सही किए हो एक बार बताओ मेरे भाई। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए मेरे भाई, जो प्यारे बच्चों 45 प्लस स्कोर कर रहा है, बहुत बढ़िया सिचुएशन में। मैं फिर से बता रहा हूं, 70 में आपको करने 35 होते हैं, तो जिनका 45 प्लस स्कोर हो रहा है बहुत बढ़िया है। और आप कोशिश करिए कि 40 से 45 क्वेश्चन एकदम राइट करिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है विद्युत आघूर्ण द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इसकी एसआई इकाई लिखिए। प्यारे बच्चों आप में से शायद ही कोई न जानता हो कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे तो लिखा हुआ है शॉर्टकट में, हम आपको हर चीज को बढ़िया तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ताकि आपका एकदम जो है सब्जेक्टिव पे पकड़ मजबूत बन जाए थोड़ा सा। देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है मेरे भाई, तो किसी भी विद्युत द्विध्रुव में, विद्युत द्विध्रुव जानते हैं जिसमें समान परिमाण का परंतु विपरीत प्रकृति का आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पे रखा जाता है ना। आप सभी समझते होंगे कि जैसे कि हमारे पास प्लस क्यू है और ये हमारे पास मेरे भाई माइनस क्यू है, और इसको मैं 2l दूरी पे रखता हूं, एक दूसरे से 2l दूरी। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर 2l दूरी, क्योंकि हम केंद्र मानते हैं एक द्विध्रुव का, और केंद्र से दोनों आवेशों की दूरी l होती है, तो आपस में ये दूरी 2l हो जाती है। कुछ ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। अब बोला है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए, इसको ईसाई मात्रक लिखिए। तो प्यारे बच्चों हम क्या लिखते हैं, वैद्युत द्विध्रुव में, वैद्युत द्विध्रुव में देखिए, अगर आप ये वाली परिभाषा लिखना चाहते हो तो ये भी लिख सकते हैं। उस वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश के परिमाण, किसी एक आवेश के परिमाण, किसी एक आवेश के परिमाण, परिमाण समझते प्यारे बच्चों, यानी आवेश का मान Q तथा 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 द्विध्रुव की लंबाई, यानी दोनों आवेशों के बीच की दूरी, द्विध्रुव की प्रभावी लंबाई। प्रभावी लंबाई का मतलब होता है दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l के गुणनफल को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, एक बार कमेंट में बता दो। गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं।
ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे प्यारे बच्चों इसका सूत्र क्या होता है, तो जब आपने परिभाषा में लिखा है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से सूचित करते हैं, दोनों में से कोई एक आवेश का परिमाण तो Q इंटू में दोनों आवेशों के बीच की दूरी, तो अभी आपने 2L मानी तो P इंटू में 2L। अब ये कोई भी हो सकता है, D भी हो सकती है। जैसे हम इस दूरी को D से सूचित करें तो यहां पे Q गुना में D हो जाएगा, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो Q का मात्रक होता है प्यारे बच्चों कूलाम, Q का मात्रक होता है कूलाम, और दूरी का मात्रक होता है मीटर। क्या मात्रक होता है, कूलाम गुना में मीटर, ये मात्रक हो जाएगा कूलाम गुना में मीटर। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अभी और क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये वाला, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कोई दो गुण लिखिए। राइट द टू प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखिए इनका दो गुण क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से निकलती है और ऋणावेश पे जाके समाप्त होती है। इसके लिए प्यारे बच्चों आपको ये पैंट याद रखना पड़ेगा। पैंट आप पहनते हैं, याद भी रखिए। पॉजिटिव से अवे, यानी प्यारे बच्चों पॉजिटिव से अवे, पॉजिटिव से अवे यानी धनावेश से बाहर, और एन का मतलब होता है नेगेटिव, और नेगेटिव का मतलब होता है, टी का मतलब होता है प्यारे बच्चों टूवर्ड्स। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, टूवर्ड्स। यानी आपको एक प्रॉपर्टी तो पैंट ही लेके घूम रही है, आपकी जो पैंट है ये वैद्युत बल रेखा की एक प्रॉपर्टी लेके घूम रही है। पॉजिटिव अवे यानी धनावेश से दूर, नेगेटिव टूवर्ड्स यानी ऋणावेश की तरफ। तो वही बोला है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश पर जाकर समाप्त होती है। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, क्योंकि बेटा कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो अलग अलग दिशाएं संभव नहीं है। जहां पे कटान बिंदु होगा वहां पे विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि असंभव है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज, एंड टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। बेटा ये दो प्रॉपर्टी आपको ऐसे ही पेपर में बढ़िया से लिख देनी है। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले मेरे भाई हम लोग यहां पे पहले एक ब्लैंक पीपीटी लगा लेते हैं, ताकि हमें जरूरत पड़े तो हम इसको देख भी लें। देखिए प्यारे बच्चों, ऐसा होता है कि संधारित्र में संचित विद्युत ऊर्जा का सूत्र लिखिए। यानी अगर मेरे पास, ध्यान समझिएगा, अगर मेरे पास कोई भी संधारित्र है, जैसे मैं समांतर प्लेट संधारित्र मान लेता हूं, कोई भी प्रकार का संधारित्र है जिसका धारिता C है और उसका वोल्टेज प्यारे बच्चों B है, तो उसमें जो संचित ऊर्जा होती है ये U बराबर होती है 1/2 CV स्क्वायर। प्यारे बच्चों 1/2 CV स्क्वायर, ये ऊर्जा का उसमें सूत्र होता है। ये क्या होता है, उसमें ऊर्जा का सूत्र होता है। कोई भी प्रकार का संधारित्र हो, अगर उसकी धारिता C और उसका विभवांतर V है। अब ये होता कैसे मेरे भाई, तो ये कार्य है। जैसे कि मेरे पास प्यारे बच्चों मैं आपको बताता हूं, कोई भी संधारित्र है तो संधारित्र को आवेशित करने में आप कार्य करिएगा ना। संधारित्र को आवेशित करने में, ये आवेशित करने में मेरे भाई आप कार्य करते हैं, और यही कार्य इसकी ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अब आप कहते हैं सर क्या आवेशित करने में भी कार्य करते हैं? यस माय डियर, W बराबर V बराबर जैसे कि होता है प्यारे बच्चों W/Q, तो यहां से W बराबर होता है मेरे भाई V इंटू में Q। अगर इसकी धारिता C हो और इस पे प्यारे बच्चों आपने dq आवेश डाला हो शुरुआत में छोटा सा, तो कृत कार्य छोटा हो जाएगा dw, तो ये हो जाएगा v इंटू में dq। अब सर v dq, v के साथ dq अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्योंकि मेरे भाई आप पढ़ते हैं C बराबर Q/V, तो यहां से V बराबर हो जाता है Q/C, और ये उठा के जब यहां रखते हैं तो dw मेरे भाई यहां से हो जाता है, प्यारे बच्चे ध्यान समझिएगा, ध्यान समझिएगा, ध्यान समझिएगा, तो ये हमारे पास हो जाता है Q/C मेरे भाई, और इंटू में dq। अब मेरे भाई हम इसको क्या करते हैं, समाकलन कर लेते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ dw प्यारे बच्चों, और इसको हम यहाँ पे 0 से मान लेते, प्रारंभ में इसका परिमाण जो था किसका, आवेश का 0 था, तो उचित सीमा के अंतर्गत इसका हम कर लेते हैं, और उसको हमने Q आवेश तक चार्ज किया, तो Q/C इंटू में dq। अब 1/C को बाहर कर लीजिएगा, Q इंटू dq क्या हो जाएगा, Q²/2 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा, हल करने पे प्यारे बच्चों जो मैंने बताया है, हल करने पर आपका वही आ जाएगा, क्योंकि हम कार्य को ही माना है क्या, ऊर्जा, तो हमारे पास ऊर्जा यहां से आ जाएगी 1/2 CV²। आप देख लीजिएगा ऐसे आता है, कंसेप्ट ये होता है। मैं आपको कंसेप्ट इसलिए बता रहा हूं कि इससे लॉन्ग प्रश्न भी बने मेरे भाई, लॉन्ग भी प्रश्न बने तो आप कर ले जाइएगा। डेरिवेशन पूछता है कि इसका व्यंजक प्राप्त करिए, तो फिर आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है, याद रखना है।
चलिए जो अगले प्रश्न की तरफ हम लोग निकलते हैं। अब अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, विद्युत शक्ति को परिभाषित करिए। तो किसी भी विद्युत परिपथ में प्रति सेकंड किया गया विद्युत ऊर्जा का जो वहन होता है या कार्य होता है उसको विद्युत शक्ति कहते हैं। ये P बराबर होता है वैद्युत ऊर्जा बटे में समय। अब क्योंकि वैद्युत ऊर्जा का सूत्र प्यारे बच्चों होता है V इंटू आई इंटू में टी, तो हमारे पास वैद्युत शक्ति आ जाता है V इंटू आई इंटू में टी बटा में टी प्यारे बच्चों। तो हमारे पास P बराबर आ जाता है V इंटू में आई। इसका एसआई मात्रक वाट होता है और ये वोल्टेज इंटू करंट इसका मेन सूत्र होता है। बहुत सारे इसके और सूत्र होते हैं, जैसे प्यारे बच्चों हमारे पास मेन सूत्र आ गया V इंटू आई। अब बहुत सारे बच्चे इसको धारा और प्रतिरोध पद में लिखते हैं, तो आप V बराबर जैसे इसमें आई आर रख दीजिएगा तो P बराबर हो जाएगा आई स्क्वायर आर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जैसे V बराबर आई आर रख दिए। और यहां पे प्यारे बच्चों जैसे आपने I बराबर V अपान आर रख दिया तो शक्ति बराबर हो जाएगी V स्क्वायर बटा में, क्या हो जाएगी मेरे भाई, V स्क्वायर बटा में आर। कोई दिक्कत बेटा यहां से यहां तक के किसी को, बोलिए किसी को दिक्कत है मेरे भाई इसमें, किसी को दिक्कत है प्यारे बच्चों? अब आप ये नहीं कहिएगा सर मिटा दिए, नहीं बेटा, नहीं बेटा, नहीं बेटा, ये देखो पीछे आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए मेरे भाई, बोलिए अगला प्रश्न देखा जाए, अगला प्रश्न देखा जाए प्यारे बच्चों। हाँ, यहां तक के पहले एक बार सारे के सारे बच्चे बोले क्या यहां तक के क्लियर है? अब मैं आपको देखूंगा कि आप पढ़ रहे हैं, हमको लग रहा है कि बकैती चल रहा है, बतिया रहा है आपस में, है पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है, कुछ डेरिवेशन भी कराने हैं अभी। चलिए बहुत बढ़िया, कह रहा शांतिकाल टाइम को परिभाषित करिए। इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमागत टक्करों के बीच का औसत समय, रिलैक्सेशन समय, या इसी को प्यारे बच्चों हम लोग शांतिकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? शांतिकाल। इसको हम लोग टाउ से प्रदर्शित करते हैं। हम जानते हैं चालक के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति करता है। कैसे करता है? यादृच्छिक गति। तो इनमें आपस में जो टकराता है तो दो टक्करों के बीच में कुछ समय लेता है, उसको शांतिकाल कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, अब अगले प्रश्न पे आते हैं प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न को ध्यान से समझते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न मेरे भाई कह रहा है पोटेंशियोमीटर का सिद्धांत बताइए। चलिए, तो पोटेंशियोमीटर का सिद्धांत क्या होता है? पोटेंशियोमीटर का सिद्धांत प्यारे बच्चों एक तरीके से विभव प्रवणता के सिद्धांत पे, किस सिद्धांत पे प्यारे बच्चों? इसका जो सिद्धांत होता है प्रिंसिपल, ये विभव प्रवणता के सिद्धांत पे कार्य करता है। किस पे कार्य करता है मेरे भाई? विभव प्रवणता के। यानी कि पोटेंशियोमीटर का सिद्धांत यह है कि किसी चालक में विभवांतर उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। जितना ज्यादा लंबाई होगा उतना ही ज्यादा उसका विभवांतर होगा। ठीक है मेरे भाई, अगला प्रश्न देखते हैं। साइक्लोट्रॉन के बारे में भी याद रख। साइक्लोट्रॉन एक ऐसा यंत्र है, इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल्स टू हाई एनर्जी। यानी मेरे भाई साइक्लोट्रॉन से हम आवेशित कणों को उच्च गतिज ऊर्जा तक त्वरित करते हैं, हाईली काइनेटिक एनर्जी तक का। और इसका सीमा क्या है प्यारे बच्चों? ये उदासीन कणों को नहीं त्वरित कर सकता। जैसे हम पूछे कि न्यूट्रॉन को इससे त्वरित कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। उदासीन कणों को नहीं त्वरित कर सकता मेरे भाई। उदासीन कणों को प्यारे बच्चों ये त्वरित नहीं कर पाता है। ठीक है मेरे भाई, अगला प्रश्न देखिए। चुंबकीकरण की तीव्रता को परिभाषित कीजिए। देखिए मेरे भाई, इकाई आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को चुंबकीकरण की तीव्रता कहते हैं। यानी प्यारे बच्चों m बटा में v जो हमारा होता है, इसको चुंबकीकरण की तीव्रता I भी बोलते हैं मेरे भाई, I भी बोलते हैं। तो ये हमारा होता है मैग्नेटाइजेशन। इसका जो मात्रक होता है चुंबकीकरण की तीव्रता, ये होता है प्यारे बच्चों एम्पियर पर मीटर। क्या होता है? एम्पियर पर मीटर होता है। अगला प्रश्न देखिए, लेंज का नियम प्यारे बच्चों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा प्रश्न है जो ऑब्जेक्टिव में भी बनता है, जिससे प्रश्न सब्जेक्टिव में बनता है, और इससे प्रश्न कहीं से भी बन सकता है। तो ये क्या कहता है? देखिए, लेंज का नियम क्या कहता है कि किसी चालक में या किसी कुंडली में जो प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है, उसकी दिशा सदैव ऐसी होती है
कि यह सदैव उस कारण का विरोध करती है जिसके द्वारा यह स्वयं पैदा हो रही होती है। यानी प्यारे बच्चों लेंज का नियम कहता है कि प्रेरित धारा तथा प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी इंड्यूस्ड करंट एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज अपोज द रीजन विच कॉज टू प्रोड्यूस इट, यानी जिसके कारण पैदा होती है उसी को खत्म करती है। ठीक है, प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है कि वह उत्पन्न करने वाले कारण का सदैव विरोध करती है। मतलब जो इसके उत्पन्न, जैसे कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है, तो ये कभी भी नहीं चाहेगी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन हो, इसके लिए हर संभव प्रयास करेगी कि परिवर्तन ना हो। एक प्यारे बच्चों और क्वेश्चन पूछता है, एनालॉग तथा डिजिटल सिग्नल में अंतर लिखिए। तो एनालॉग सिग्नल प्यारे बच्चों निरंतर बदलता है। जैसे मैं बात करूं एनालॉग की, तो एनालॉग को प्यारे बच्चों आप समझते हैं कि भाई एनालॉग में क्या होगा, ये लगातार बदलता है, एनालॉग है। और अगर मैं बात करूं डिजिटल की, तो प्यारे बच्चों डिजिटल हमारा 0-1 पे वर्क करता है, 0 और 1 पे, तो ये कुछ फिक्स वैल्यू देता है। क्या देता है मेरे भाई, कुछ फिक्स वैल्यू देता है ना। और प्यारे बच्चों क्या कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, ये हमारे लिए एक आसान, ये हमारे लिए आसान होता है ना। इसमें आवृत्ति उच्च होती है, इससे थोड़ा सा कठिन होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, ये हमारे पास एक लॉन्ग प्रश्न है, ये हमारे पास लॉन्ग प्रश्न है मेरे भाई। ठीक है, तो ये वाला प्रश्न पहले देखते हैं, इस लॉन्ग प्रश्न को खत्म करते हैं। ठीक, ये हमारे पास प्यारे बच्चों लॉन्ग प्रश्न है, इसको देखिए ध्यान से। ये लॉन्ग प्रश्न है, क्या रहा है, वैद्युत द्विध्रुव क्या है। तो ये प्यारे बच्चों अभी हम शॉर्ट में करा चुके हैं। वैद्युत द्विध्रुव कराने की जरूरत है क्या, नहीं है। अब विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युतीय विभव का व्यंजक प्राप्त करें। ये प्यारे बच्चों आपका 6 मार्क्स का जो है, सॉरी 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है आपसे पूछेगा। कितने मार्क्स का पूछेगा मेरे भाई, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछेगा, डेरिवेशन भी है इसमें। ठीक है, यानी कि कह रहा है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। किसी भी पॉइंट के लिए मेरे भाई आपको निकालना है। तो देखिए सबसे पहले प्यारे बच्चों ऐसा प्रश्न करने के लिए आप क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आप विद्युत द्विध्रुव लिखेंगे, हेडिंग लगाएंगे कि विद्युत द्विध्रुव क्या है, विद्युत द्विध्रुव क्या है, यानी व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये आपको लिखना पड़ेगा। जो कि मैंने बताया एक ऐसा निकाय जिसमें 2 समान परिमाण के परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पे रखे होते हैं, ऐसे निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, यहां तक के क्लियर है मेरे भाई, ये क्लियर है। अब प्यारे बच्चों हमसे कहेगा कि इसका जो अगला पार्ट है उसका डेरिवेशन, यानी कि अब हम करेंगे विद्युतीय द्विध्रुव के कारण, ध्यान समझिएगा, विद्युतीय द्विध्रुव के कारण, विद्युतीय द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर विद्युतीय विभव का व्यंजक, विद्युतीय विभव का व्यंजक निकालना है प्यारे बच्चों, ये हमारा टारगेट है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहला प्यारे बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक बढ़िया सा चित्र बनाएंगे। बढ़िया सा चित्र बनाना है प्यारे बच्चों, इसका बढ़िया से चित्र बनाना है ताकि एक एक बात अपने को बहुत बढ़िया से समझ में आए। चित्र बनाना है प्यारे बच्चों बहुत बेहतरीन ढंग से। ठीक है, तो ये मान लेते हैं हमारे पास एक विद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, ये क्या है प्यारे बच्चों, हम मान लेते हैं एक हमारे पास विद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, ये हमारे पास प्यारे बच्चों एक विद्युत, ठीक है, ये मान लेते हैं प्यारे बच्चों इसका केंद्र है। ये क्या है, इसका केंद्र है। ठीक, अब हम मानते हैं प्यारे बच्चों कि यहां पे जैसे ये निरक्ष रेखा होती है, आप जानते हैं, और ये अक्ष रेखा होती है, ये अक्ष रेखा होती है, ये निरक्ष रेखा होती है। अब अगर मैं इस रेखा पे कोई भी बिंदु लेता हूं तो वो निरक्षीय स्थिति के अंतर्गत आता है, और अगर मैं अक्ष पर कोई बिंदु लेता हूं तो वो अक्षीय स्थिति में आता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना मेरे भाई, अगर मैं इस रेखा पे लेता हूं कोई भी बिंदु तो वो निरक्षीय स्थिति में आता है, और अगर मैं इस रेखा पर कोई बिंदु ले रहा हूं
तो वो अच्छी स्थिति में आता है। तो अगर मैं प्यारे बच्चों इन दोनों जगह पे ना लेके, ध्यान समझिएगा, अगर प्यारे बच्चों मैं इन दोनों जगह पे ना लेके अगर मैं कोई एक रैंडम पॉइंट लेता हूं, मतलब यहां पे मैं एक बिंदु यहां पे ले लेता हूं, इस बिंदु पे मैं निकालना चाहता हूं। अब ये ना पूरी तरह से अक्ष पे है ना निरक्ष पे है, तो हम सर इस पे कैसे निकालेंगे? तो बेटा सबसे पहले आपको इसकी यहां से दूरी लिखनी पड़ेगी, मतलब यहां से आपको यहां तक की ये दूरी देखनी पड़ेगी। तो सर जी हम मान लेते हैं कि इसका यहां से यहां तक की दूरी r है, मान के चलते हैं प्यारे बच्चों इसकी यहां से यहां तक की दूरी क्या है? द्विध्रुव के केंद्र से इसकी जो दूरी है वो r है। यहां पे मान लेते हैं माइनस क्यू रखा हुआ है मेरे भाई, और यहां पे क्या रखा हुआ है? मान लेते हैं प्लस क्यू रखा हुआ है। अब ये तो केंद्र से दूरी है ना, माना यहां पे क्या लिखा? माना बिंदु P की द्विध्रुव के केंद्र से दूरी, द्विध्रुव के केंद्र से दूरी, द्विध्रुव के केंद्र से दूरी r है। अब हमारे लिए टारगेट है प्यारे बच्चों कि हम इन आवेशों से दूरी निकालें उस बिंदु की, क्योंकि हम जब इस बिंदु पे विभव निकालेंगे तो प्लस वाले के कारण अलग विभव निकालेंगे, माइनस वाले के कारण विभव अलग निकालेंगे, और फिर सबको जोड़ देंगे। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों? इस वाले बिंदु को ज्वाइंट करेंगे यहां से, इसको ज्वाइंट करेंगे प्यारे बच्चों यहां से, ठीक है, और ऐसे ही इसको ज्वाइंट करेंगे यहां से, ठीक है ना मेरे भाई। अब भाई साहब क्या करना है? अब देखिए इस वाली दूरी को प्यारे बच्चों हम लोगों ने मान लिया है r1 और इस वाली दूरी को हमने मान लिया है r2। अब सर एक चीज तो हम देख रहे हैं कि ये वाली दूरी जो r है, ये r दूरी इस वाली से कम है, मतलब यहां से ये वाली दूरी इस वाली दूरी से ज्यादा है, यानी ये देखने को प्यारे बच्चों स्पष्टता मिल रहा है कि r1 मेरा बड़ा है r से, परंतु प्यारे बच्चों r2 जो है छोटा लग रहा है r से, यानी r2 हमारा इज लेस देन r है। तो सर हम निकाले कैसे? तो अगर प्यारे बच्चों हम इनको समानांतर रेखा माने तो समानांतर रेखा से हम यहां पे लंब खींचेंगे, यहां से क्या करेंगे? लंब खींचेंगे। और अगर मेरे भाई ये वाला एंगल मैं थीटा मानता हूं, ध्यान समझिएगा प्यारे बच्चों, ये वाला एंगल मैं थीटा मानता हूं, तो ये मेरे पास एल हो जाएगा और ये मेरे पास एल हो जाएगा, ठीक है, और ये एल हो जाएगा, ये एल हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों मैं कहता हूं कि एल के मेरे पास यहां से दो कंपोनेंट निकल रहे हैं, एक ये एल कॉस थीटा, एक ये एल साइन थीटा। या ऐसे समझिए कि अगर मेरे भाई मैं इस पॉइंट को और यहां पे आगे बढ़ाऊं और इससे यहां पे लंब खींचूं यहां से, तो मैं कह सकता हूं प्यारे बच्चों, ध्यान समझिए, पहले में समझिए कि ये वाली दूरी, ये रेड वाली दूरी, ये आपस में बराबर होंगी। ये वाली दूरी मेरे भाई, ये वाली दूरी इस दूरी के बराबर होगी, लेकिन समस्या क्या है? वैसे ही ये वाली दूरी के बराबर होगी, समझ रहे ना। अब ये वाली दूरी अपने को निकालनी है, तो ये वाली दूरी कैसे निकलेगी प्यारे बच्चों? तो अगर यहां से यहां तक की दूरी r है, ये दूरी अपने को पता चल जाए तो r में ये वाली दूरी हटा लेंगे। अब ये कैसे पता चलेगी मेरे भाई? तो देखिए अगर प्यारे बच्चों यहां पे हमने लंब खींचा है तो ये मेरे पास 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। अब 90 डिग्री का हो जाएगा तो इसमें अगर मैं cos थीटा लिखूंगा प्यारे बच्चों, तो cos थीटा को मैं इतने को आधार मानूंगा, है ना, तो इसको मान लिया x, आधार और बटे में हो जाएगा कर्ण यानी l, तो x बराबर आ जाएगा l cos थीटा। और यहां पे भी मेरे भाई, यहां पे भी मुझे इतनी दूरी येलो वाली चाहिए, तो ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, क्योंकि यहां से लंब डाला तो ये 90, तो ये आधार हो जाएगा। इसमें भी बेटा cos थीटा बराबर l cos थीटा, यानी ये वाली दूरी ये भी l cos थीटा हो जाएगी और ये वाली दूरी भी l cos थीटा हो जाएगी। अब हमारा काम बन गया। यानी प्यारे बच्चों हम अगर शॉर्ट में रट्टा मारे तो बड़ी वाली दूरी यानी जो r1 है वो r में जब l cos थीटा ऐड करेंगे तब मिलेगी, और जो छोटी दूरी r2 है जो r से कम है वो जब r में l cos थीटा घटाएंगे तब मिलेगी। ये वाली दूरी मैंने लिखी है माइनस क्यू से और ये वाली दूरी मैंने लिखी है प्लस क्यू से। बस प्यारे बच्चों इस डेरिवेशन में कठिन पड़ाव यही था, इस डेरिवेशन में कठिन पड़ाव यही था। अगर ये पड़ाव पार कर लिया तो मेरे भाई कोई फिर दिक्कत वाली बात नहीं है।
समझ आया सभी को? ये पड़ाव पार कर लिया तो फिर कोई कठिन वाली बात प्यारे बच्चों रह नहीं जाती है। अब आपको लिखना है ना, माइनस क्यू से, माइनस क्यू के कारण विभव, तो माइनस क्यू के कारण विभव, तो माइनस क्यू के कारण मेरे भाई विभव लिख लीजिए, माइनस क्यू के कारण विभव लिख लीजिए V1। तो V1 बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों माइनस का के क्यू बटा R1। तो R1 की जगह पे लिखेंगे मेरे भाई L प्लस R प्लस L कॉस थीटा, R प्लस L कॉस थीटा। ठीक है मेरे भाई, ये इक्वेशन 1 हो गई। ऐसे ही प्यारे बच्चों प्लस क्यू के कारण विभव, तो प्लस क्यू के कारण विभव लिखिएगा, इसको V2 मान लीजिए। ठीक है, तो V2 बराबर हो जाएगा प्लस के क्यू अपॉन में R माइनस L कॉस थीटा। भाई विभव एक अदिश राशि है, तो प्लस की वजह से प्लस होती है मेरे भाई, और माइनस आवेश की वजह से माइनस होती है, तो हमने वैसे ही लिख लिया यहां पे। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, तो हम देखते हैं पी पर कुल विभव, पी पर कुल विभव यानी बिंदु पी पर प्यारे बच्चों कुल विभव का मान क्या हो जाएगा, तो ये V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2। अब इसको थोड़ा सा देखिए लिखने का तरीका, तो V बराबर यहां पे माइनस के क्यू बटा R प्लस L कॉस थीटा हो जाएगा प्यारे बच्चों, और यहां पे प्लस लगाना पड़ेगा के क्यू बटा R माइनस L कॉस थीटा। अब देखिए मेरे भाई, हमने यहां पे ऊपर जो है के क्यू कॉमन लिया, तो यहां पे आया R माइनस L कॉस थीटा प्लस वाला, और यहां पे आया माइनस में 1 अपॉन R प्लस L कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो V बराबर मेरे भाई बचेगा के क्यू। अब एलसीएम लेना आता है ना सभी को, तो यहां पे लिखेंगे R माइनस L कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, और गुना में R प्लस L कॉस थीटा एक ब्रैकेट में। ठीक है, ये ले लिया एलसीएम। तिरछा गुना कराएंगे तो R प्लस L कॉस थीटा इस तरफ लिखा जाएगा प्यारे बच्चों, और माइनस के साथ गुना होगा तो माइनस R और प्लस L हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस L कॉस थीटा यहां पे हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब ये माइनस R और प्लस R को निपटा दो बेटा, तो हमारे पास ऊपर तो बचा है के क्यू बराबर ये L कॉस थीटा प्लस L कॉस थीटा, तो 2L कॉस थीटा हो गया। क्या हो गया? 2L कॉस थीटा। नीचे है A, इसको A मान लो, इसको B मान लो, तो A माइनस B A प्लस B, यानी हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। मेरे भाई आप जानते हैं A माइनस B और A प्लस B को लिखते हैं A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। जब इस पूरे का स्क्वायर करेंगे यानी L कॉस थीटा का स्क्वायर, तो L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाहर निकल के आएगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों हम इसको ऐसे लिखेंगे, देखिए लिखने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल करने जा रहे हैं। V बराबर के क्यू इंटू 2L, क्यू इंटू 2L कॉस थीटा, और प्यारे बच्चों बटा में हम लिख लेंगे R स्क्वायर माइनस में L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये अब यहां पे दो चीजों का ध्यान देना है, दो चीजों का भाइयों ध्यान देना है, डेरिवेशन कंप्लीट। दो चीजों का ध्यान देना है प्यारे बच्चों। एक तो ध्यान देना है, अगर ये द्विध्रुव है तो इसका विद्युत द्विध्रुवा गुण P बराबर होता है Q इंटू 2L, पहली बात। और इसका ये जो R होता है ये बहुत बड़ा होता है L से, ये वाली दूरी इस वाली दूरी की तुलना में बहुत बड़ी होती है। ठीक है, तो अब ऐसी स्थिति में प्यारे बच्चों क्या हो जाता है, ऐसी स्थिति में हमारा R स्क्वायर जो होता है मच मच ग्रेटर देन L स्क्वायर, तो प्यारे बच्चों हम L स्क्वायर को लगभग 0 कर लेंगे, यानी ये हमारा जो L स्क्वायर है, ध्यान समझिएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, और ऊपर ये P हो जाएगा, तो हमारे पास जो विभव आएगा, कुल विभव, वो ऊपर आ जाएगा 2K P कॉस थीटा, नहीं 2 तो उसमें बन जाएगा, एक बार देखिए लेता हूं, K P कॉस थीटा। हाँ ठीक है, तो K को लिख लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K को लिख लिया प्यारे बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, P कॉस थीटा और बटा में R स्क्वायर। यही हमारा किसी भी बिंदु पर विभव का सूत्र होता है। ये मेरे भाई किसी भी बिंदु पर प्यारे बच्चों विभव का सूत्र होता है, ये किसी भी बिंदु पर विभव का सूत्र होता है। ठीक है, मैं एक बार आपको प्यारे बच्चों शॉर्टकट में बता दूं थोड़ा सा। देखिए हम ये एक छोटा सा द्विध्रुव ले लेते हैं। ठीक है,
अब मान लेते हैं ये हमारे पास माइनस क्यू है, ये हमारे पास प्लस क्यू है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब मान लेते हैं हमारे पास इस जगह पे कोई बिंदु है। ठीक है, ये हमारे पास कोई बिंदु है जिसपे विभव निकालना है। इसको प्यारे बच्चों केंद्र से मिला दो, यहां से केंद्र से मिलाया। अब इसको मिलाओ मेरे भाई यहां से, ठीक है, इस माइनस क्यू से मिलाओ और इसी द्विध्रुव को प्यारे बच्चों प्लस क्यू से भी मिला दो ऐसे। अब देखिए आपका काम क्या है कि यहां वाला एंगल थीटा मान लीजिए और इसको आगे बढ़ाइए, यहां पे लंब गिराइए, तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, तो ये एल कॉस थीटा हो जाएगा। यहां से इस पे लंब गिराइए तो ये वाला एंगल 90 हो जाएगा, ये थीटा, तो ये हो जाएगा एल कॉस थीटा। यहां से ये वाली दूरी बराबर और यहां से प्यारे बच्चों ये वाली दूरी बराबर। अब ये वाली दूरी अगर r1 है तो ये वाली r1 हो जाएगी, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी, ये जो ये वाले कलर वाली दूरी है ये r है। ये कितनी है r। तो बाकी आप समझ चुके हैं कि r1 को लिखिएगा, फिर r1 को लिखिएगा r प्लस एल कॉस थीटा। ठीक है, r प्लस एल कॉस थीटा, और r2 को लिखिएगा, इसको r2 मान लीजिए, तो r2 को लिखिएगा r माइनस एल कॉस थीटा। ठीक है, और डेरिवेशन कर लीजिएगा, बस हो जाएगा। एक बार सारे के सारे बच्चे, कोई दिक्कत है बोल दे भाई। ठीक है, बोलिए प्यारे बच्चों। क्लियर है मेरे भाई? ए भाई थोड़ा पढ़ाई करिए। चलिए देखिए, कह रहा है गॉस के प्रमेय को लिखे और सिद्ध करें। तो प्यारे बच्चों गॉस के प्रमेय को लिखे और सिद्ध करें, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया, ये बहुत बार प्रश्न प्यारे बच्चों पूछा गया। ठीक है, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया। और एक प्रश्न मेरे पास ये भी है कि हमारे पास प्यारे बच्चों एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ होता है। ठीक है, ये हमारे पास प्रत्यावर्ती धारा परिपथ होता है। एलसीआर प्रत्यावर्ती धारा श्रेणी परिपथ में अनुनाद के लिए शर्त निकालें और अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजक प्राप्त करें। ठीक है, ये वाला प्रश्न प्यारे बच्चों जो होता है, तो देखिए हमारे पास जो एलसीआर परिपथ होता है उसका चित्र ऐसा बनता है। एलसीआर परिपथ का प्यारे बच्चों चित्र कुछ ऐसा बनता है। ये एल का सिंबल होता है, ये सी का सिंबल होता है और ये आर का सिंबल होता है, और तीनों की तीनों प्यारे बच्चों एक प्रत्यावर्ती स्रोत से जुड़े होते हैं। ठीक है, प्रत्यावर्ती स्रोत से जुड़े होते हैं जिसका वैल्यू होता है v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये होता है। ठीक है, इसका प्रत्यावर्ती धारा जो विभवांतर होता है, या धारा ले लेते हैं, यहाँ पे धारा गिवन होती, तो धारा I बराबर होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये होता है। ठीक है, अब मैं कहता हूं ये L है, ये C है, ये R है। अब प्यारे बच्चों अगर मैं देखूं तो इस LCR परिपथ की परिबाधा जो होती है, LCR परिपथ की परिबाधा जो होती है, LCR परिपथ की परिबाधा जो होती है मेरे भाई, वो होती है z से दिखाया जाता है, और z बराबर होता है, आप लोग जानते हैं, √r² और प्लस प्यारे बच्चों होता है एक्सएल माइनस एक्ससी के होल स्क्वायर। यही तो होता है प्यारे बच्चों, एक्सएल माइनस एक्ससी के होल स्क्वायर। ये हमारे पास होता है इसका परिबाधा, है ना, एम्पीडेंस। अब हम यहां पे अनुनाद की शर्त लिखते हैं मेरे भाई। अनुनाद की स्थिति क्या होती है? अनुनाद की स्थिति पता है किसी को? अनुनाद की स्थिति, अनुनाद की स्थिति लिखेंगे प्यारे बच्चों, जिस स्थिति में, जिस स्थिति में किसी LCR श्रेणी क्रम प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, प्रत्यावर्ती
धारा परिपथ में प्रेरकी प्रतिघात, प्रेरकी प्रतिघात, प्रेरकीय प्रतिघात, ठीक है, प्रेरकीय प्रतिघात तथा धारितीय प्रतिघात, धारितीय प्रतिघात आपस में बराबर हो जाते हैं, आपस में समान हो जाए, आपस में समान हो जाए, समान हो जाए, तो इसे अनुनाद की स्थिति कहते हैं। तो इसे ही अनुनाद की स्थिति कहा जाता है मेरे भाई। क्या कहा जाता है? अनुनाद की स्थिति। यानी किसी भी एलसीआर श्रेणी क्रम परिपथ में अनुनाद की स्थिति मेरे भाई कहते हैं, अनुनाद की स्थिति कहते हैं। किसी भी बेटा एलसीआर परिपथ में अनुनाद की स्थिति में एक्सेल बराबर हो जाता है एक्ससी। क्या हो जाता है? एक्सेल बराबर एक्ससी हो जाता है। एक बार और मेरे भाई याद रखना, जिस आवृत्ति पे ये बराबर होते हैं उस आवृत्ति को बोलते हैं प्यारे बच्चों, उस आवृत्ति को बोलते हैं एफआर, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी, यानी अनुनादी आवृत्ति। यानी जिस आवृत्ति पे बराबर हो जाते हैं उस आवृत्ति को मेरे भाई बोला जाता है अनुनादी आवृत्ति। तो एक ये लिख लेते हैं और दूसरा ये लिख लेते हैं कि एफ बराबर एफ आर होना चाहिए। यानी मेरे भाई जो परिपथ की आवृत्ति है शुड बी इक्वल्स टू द रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी, यानी अनुनादी आवृत्ति के बराबर होनी चाहिए। किसके बराबर होने चाहिए? अनुनादी आवृत्ति के बराबर होनी चाहिए। तो ये दो कंडीशंस होती हैं। अब एक्सेल बराबर एक्ससी यानी हमारा ये हो गया। तो प्यारे बच्चों हम कह सकते हैं एक्सेल बराबर एक्ससी हो जाता है तो हम कह सकते हैं अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक। यहां से निकाल सकते हैं मेरे भाई अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक। क्या निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों? अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक। अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक कैसे निकलेगा प्यारे बच्चों? कैसे निकलेगा? ध्यान समझिएगा। अनुनाद की स्थिति में अभी हमने देखा मेरे भाई कि अनुनाद की स्थिति में क्या होता है। तो अनुनाद की स्थिति में एक्सेल बराबर हो जाता है प्यारे बच्चों एक्ससी। जिनको नहीं पता मैं बता दूं, एक्सेल का वैल्यू होता है ओमेगा एल तथा प्यारे बच्चों एक्सी बराबर होता है 1/ओमेगा-सी। दोनों का वैल्यू मैं यहां पे रख दूंगा। उसके बाद देखता हूं मेरे पास क्या आता है। एक्सेल बराबर होता है मेरे भाई ओमेगा एल और यहां पे एक्सी बराबर होता है ओमेगा सी। तो ओमेगा एल बराबर हो जाता है 1/ओमेगा-सी, यानी ओमेगा एल बराबर हो जाएगा 1/ओमेगा-सी। तो यहां से ओमेगा, यहां से जैसे प्यारे बच्चों मुझे लिखना है तो ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इधर कर लिया, बराबर आ गया 1/LC आ गया प्यारे बच्चों। और यहां से अगर मैं ओमेगा बराबर लिखूंगा तो प्यारे बच्चों यहां से आएगा 1/√LC। बहुत सारे बच्चे जानते हैं ओमेगा को मैं लिखता हूं 2πf और f को इस समय fr लिखूंगा, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इसी कंडीशन में आवृत्ति जो है वो अनुनादी आवृत्ति के बराबर होगी। तो मेरे भाई मैं इसको लिख लूंगा 2πfr बराबर 1/√LC प्यारे बच्चों। या अनुनादी आवृत्ति को अगर मैं यहां पे लिखना चाहूं प्यारे बच्चों, अगर मैं यहां पे अनुनादी आवृत्ति को लिखना चाहूं, देखिए मेरे पास आया क्या है, ध्यान समझिएगा। मेरे पास आया जो है वो 2πfr, ये रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए 1/√LC, 1/√LC। तो प्यारे बच्चों अगर मैं इसको लिखूं तो fr बराबर हो जाएगा 1/2π √LC। यही आवृत्ति जो है अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक है। यही अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक है। यही क्या है प्यारे बच्चे? अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक है। यही क्या है? अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक है। अब आपसे पूछ सकता है, परिबाधा पूछ सकता है, तो परिबाधा भी आप याद रखिएगा, क्योंकि एलसीआर परिपथ की परिबाधा z बराबर होता है √r² और प्लस एक्सेल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। क्योंकि एक्सेल बराबर एक्ससी होता है मेरे भाई, तो इनका अंतर, समान चीजों का अंतर
इतिहास गवाह है, हमेशा शून्य होता है। तो ऐसे में z बराबर आ जाएगा मेरे भाई √r², ये कैंसिल हो जाएगा, z बराबर आ जाएगा प्रतिरोध के। यानी ऐसे में प्यारे बच्चों धारा और वोल्टेज के बीच जो कलांतर हो जाएगा वो शून्य हो जाएगा। कलांतर कितना हो जाएगा? शून्य। तो शक्ति गुणांक कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? एलसीआर परिपथ में अनुनाद की स्थिति में शक्ति गुणांक cos φ बराबर प्यारे बच्चों 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? cos φ 1 हो जाएगा, क्योंकि कलांतर 1 है, यानी φ बराबर 0 है, सॉरी। तो cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। बहुत सारे प्रश्न इससे बनते हैं, तो बहुत सारी चीजें आपको याद रखनी है। यहां पे प्यारे बच्चों प्रतिबाधा Z कम पड़ जाती है, जिसकी वजह से धारा एकाएक बढ़ जाती है, धारा का आयाम बढ़ जाता है अनुनादी आवृत्ति में। ठीक है, बोलिए जी, एक बार बोलिए। आज जो है 8 बजे वाला अनुस्वर वाला क्लास प्यारे बच्चों नहीं होगा। मैं एक बार चेक कर लेता हूं, आज 8 बजे अनुस्वर वाला क्लास नहीं होगा प्यारे बच्चों। तो बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लीजिए, आराम से फिजिक्स का आनंद लीजिए मेरे भाई, और फिजिक्स को पढ़िए, इंजॉय करिए। लॉन्ग प्रश्न करा रहा हूं बेटा, अगर इनमें से एक भी फंस गया, इनमें से एक भी फंस गया, और प्यारे बच्चे आप लोगों का बहुत फायदा हो जाएगा, मेरा सेशन लेना उद्देश्य सफल हो जाए। 5 नंबर देके जाएगा, ध्यान समझिए। ना समझ में आए तो उसको पूछिए प्यारे बच्चों। ये वाला क्लास आपका कल होगा, 23 आवर्स लिखा हुआ है तो कल होगा ऊपर वाला क्लास। तो इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, मन लगा के पढ़ाई करिए मेरे भाई। और प्यारे बच्चों मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि अभी मुझे इतना देर हो गया है क्लास लेते हुए, लगभग 2 घंटे हो गया। अभी प्यारे बच्चों आप 1K लाइक नहीं पहुंचा पाए वीडियो को, तो ये मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है आप लोगों के साथ आज सेशन में, कि आप लोग जो है कि आप 2 घंटे आपके साथ लगा हूं, लेकिन आप एप्रिसिएट ही नहीं करना चाहते। आप जो है केवल अपने बातों में लगे हुए हैं। बहुत गलत बात है बेटा, बहुत गलत बात। आप जो आपके सामने फालतू की नौटंकी दुनिया भर की, हम नौटंकी नहीं करते इसलिए आप हमको कमजोर मानते हैं, कमजोर मानते हैं हमको। कंटेंट के मामले में बैठिए कभी हमारे साथ। अभी आप हम ऑनलाइन में हैं तो आप किसी को भी कैसा भी समझ सकते हैं, क्योंकि भाई उनके पास बोर्ड के थ्रू या बहुत सारी चीजों के थ्रू लाइव वॉचिंग है कंटेंट के मामले में। लेकिन प्यारे बच्चों मैं आपको फिर बता रहा हूं कि जब बात कंटेंट की आएगी, जब बात क्वेश्चन प्रैक्टिस की आएगी प्यारे बच्चों, तो फिर कहीं ना कहीं आप नाम लेने पे मजबूर हो जाइएगा। नौटंकी नहीं कर पाते ये कमजोरी है, ड्रामा नहीं कर पाते कमजोरी है ना, बहुत ज्यादा बरगला नहीं पाते आप लोगों को अपनी बातों में, ये बहुत बड़ी कमजोरी है। लेकिन फिर भी कंटेंट में देखिए, भगवान एक गुण देता है तो जब कई सारे गुण छीनता है तो एक आधा गुण बढ़िया भी दे देता है। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं है। लेकिन हम चाहते थे कि 2 घंटे में 1K लाइक तो आप कर देंगे सेशन को, लेकिन नहीं करवा पाए। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, हमारा तो काम ही पढ़ाना, और हम बेटा पढ़ा के ही जाएंगे। अगर आप कहेंगे तो हम ये वाला सूत्र आपके लिए निगमित करे दे रहे हैं। देखिए प्यारे बच्चों, किसी गोली, कह रहा है किसी भी गोली अपवर्तक सतह, गोली अपवर्तक सतह कितने प्यारे बच्चे जानते हैं? एक बार फटाक से मेरे भाई कमेंट बाजी कर दो कि आप गोली सतह जानते हैं। मेरे पास प्यारे बच्चों गोली सरफेस यानी स्फेरिकल सरफेस, जिनसे मैं अपवर्तन समझाता हूं, गोली अपवर्तक सतह ये एक ही होती है। गोलीय अपवर्तक सतह 2 होती हैं प्यारे बच्चों। कितनी होती हैं? 2। एक होती है अवतल सतह, एक होती है अवतल, एक होती है उत्तल। एक होती है अवतल, एक होती है उत्तल। सर जी अवतल कैसे बनती है? प्यारे बच्चे आप जानते हैं, अब ये मत कि ये अवतल नहीं जानते यार, अवतल तो आप जानते हैं, ये वाली अवतल है, ये वाली अवतल है। इसके एक तरफ प्यारे बच्चों वायु होती है और दूसरी तरफ यहाँ पे सघन माध्यम यानी कि कांच होता है। और अगर मैं उत्तल की बात करूं तो उत्तल वाला ऐसे होता है, उभरा हुआ होता है ना, ऐसे होता है। इसके यहां पे क्या होता है? बाहर वायु होती है और भीतर यहां पे क्या होता है बेटा? कांच होता है। सर आसान किससे करना है? दोनों से करना है। बस ये हमेशा, इससे हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनेगा, हमेशा ये आभासी प्रतिबिंब बनाती है। और बेटा ये दोनों प्रकार का बनाएगा, आभासी भी बनाएगा और वास्तविक भी बनाएगा। ठीक है, तो इसका वाला दूसरे वाले का थोड़ा सा आसान पड़ता है। तो जब किसी शब्द बोलेगा, किसी बोलेगा तो उत्तर ले लीजिएगा। क्या ले लीजिएगा मेरे भाई? उत्तर ले लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, उत्तर ले लीजिएगा। ठीक है, क्या करना है प्यारे बच्चों? उत्तर ले लेना है।
आप में से कितने बच्चे इस डेरिवेशन को कर लेते हैं? एक बार सारे के सारे बच्चे कमेंट करें। चलिए ठीक है, चलिए तो अब प्यारे बच्चों इस डेरिवेशन को शुरू करते हैं। इस डेरिवेशन में भी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? चित्र। सबसे महत्वपूर्ण बात है प्यारे बच्चे चित्र। ठीक है, तो चित्र हम सबसे पहले बनाएंगे। ये हमारे पास एक उत्तल सतह है। कौन सी सतह है मेरे भाई? उत्तल सतह है। ठीक है, अंदर कांच है, यानी अंदर हमारे पास सघन माध्यम है N2, और बाहर प्यारे बच्चों विरल माध्यम यानी वायु है। विरल का मतलब होता है वायु है, जिसका हम अपवर्तनांक मानेंगे N1। ठीक है, अब यहां पे प्यारे बच्चों मान लेते हैं इसका वही हमारे पास है सेंटर पोल है, और इसका क्योंकि केंद्र अंदर की तरफ होगा तो मान लेते हैं यहां कहीं पे केंद्र होगा। प्यारे बच्चों हम इसमें देखिए दो चीजें मानते हैं, बिंदु समान वस्तु मानते हैं। तो वस्तु को मान लेते हैं कि ये O एक वस्तु है, तो इससे प्यारे बच्चों एक किरण आएगी, ये ऐसे पड़ेगी, एक किरण ऐसे पड़ेगी। अब ऐसे पड़ेगी प्यारे बच्चों, तो इसका एक हम ड्रॉ कर सकते हैं यहां पे नॉर्मल। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से प्यारे बच्चों हम क्या खींच सकते हैं? नॉर्मल खींच सकते हैं। ये आपतन बिंदु हुआ, और आपतन बिंदु के ठीक लंबवत, और गोला से जो नॉर्मल जाता है सदैव केंद्र से जाता है। प्यारे बच्चे कहां से जाता है मेरे भाई? केंद्र से जाता है, यहां से। अब सर जी ये वाला हमारे लिए बन गया आपतन कोण, क्योंकि ये अभिलंब है और ये आपतित किरण है। दोनों के बीच का जो कोण होता है वो आपतन कोण होता है। बढ़िया जी, ये हम मान लेते हैं पोल, ध्रुव वाला बिंदु। ध्यान समझिएगा, अगर प्यारे बच्चों यहां पे ये विरल से सघन यानी कांच में जा रही है, अगर माध्यम ना बदलता बेटा तो ये बिल्कुल सीधा निकल जाती है ऐसे। क्योंकि विरल से सघन में जा रही है तो ये अभिलंब की तरफ थोड़ा सा मुड़ जाएगी बेटा, अभिलंब की तरफ थोड़ा सा ट्वाट से नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी, और यहां पे बेटा कहीं पे ये क्या करेगी? इंटरसेक्ट करेगी, तो यहां पे इसका एक वास्तविक प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी अपवर्तित किरण। तो मेरे भाई आपको बस ये समझना है प्यारे बच्चों कि ये नॉर्मल है, ये हमारा एंगल आर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये हमारा एंगल आर हो जाएगा। ओहो गलत जगह पे बना दिया। ये हमारा नॉर्मल है, ये हमारा अभिलंब है, और ये अपवर्तित किरण, तो ये हमारा एंगल आर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ये क्या हो जाएगा? एंगल आर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे मेरे भाई? इस बिंदु को M मान लेंगे, और M से एक लंब गिराएंगे बेटा जो N पे गिरेगा आके, और हम मान लेंगे कि N जो है अत्यंत पास है P की। N और AP एकदम पास से हैं, तो जो दूरी P से मैं मेजर करूंगा, जैसे प्यारे बच्चों मैं OP को U लिखूंगा, तो चाहे मैं NO को U लिख लूं, बात वही है। इसको मैं प्यारे बच्चे R लिखूंगा, और इसको मैं यहां से यहां तक के क्या लिखूंगा? V लिखूंगा। ठीक है, तो जो दूरी मैं P से लूंगा वही दूरी मैं N से ले लूंगा। अब यहां पे प्यारे बच्चों क्या होते हैं? तीन छोटे छोटे कोण बनते हैं। कौन से कोण बनते हैं? O से याद रखिएगा, O से अल्फा याद रखने के लिए, तो यहां पे अल्फा। बीटा में I छुपा है, तो I में प्यारे बच्चे बीटा बन जाएगा, और यहां गामा में यहां C पे बन जाएगा गामा। C पे क्या बन जाएगा? गामा। अब याद रखिएगा I, R, अल्फा, बीटा तथा गामा प्यारे बच्चों छोटे कोण है। क्या है? छोटे कोण है, छोटे कोण है। और आपको प्यारे बच्चों यहां पे एक और जंक्शन लगाना है कि छोटे कोणों के लिए, ध्यान समझिएगा, छोटे कोणों के लिए प्यारे बच्चों, अगर हमारे पास कोण छोटा है यानी 15 डिग्री से छोटा है, तो छोटे कोणों के लिए त्रिकोणमिति कहती है कि अगर अल्फा छोटा है तो इसको लगभग बराबर आप टेन अल्फा लिख सकते हैं, या इसको लगभग में साइन अल्फा लिख सकते हैं। ये ऐसा ही होगा। ऐसे ही बीटा के लिए लिख सकते हैं, बीटा को जरूरत पड़े टेन बीटा लिख लीजिए, और इसको जरूरत पड़े तो साइन बीटा भी लिख सकते हैं। ऐसे ही गामा लिख सकते हैं, गामा को जरूरत पड़े टेन गामा लिख सकते हैं, और जरूरत पड़ेगा बेटा तो साइन गामा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास सुपर पावर हो गई है। अब हमारा प्यारे बच्चों इस डेरिवेशन में पहला टारगेट होता है कि हम ये जो I और R हैं इनको अल्फा बीटा और गामा के पदों में लिखें। किसमें लिखे प्यारे बच्चों? अल्फा बीटा और गामा के पदों में इसको हम लिखें। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हमारे दिमाग में ट्रायंगल आ रहा है। सर कौन सा ट्रायंगल आपके दिमाग में आ रहा है? बेटा मेरे पास एक ट्रायंगल है, त्रिभुज
एम सी में, त्रिभुज ओ एम सी। देखिए जो भी त्रिभुज लेंगे उसमें सी जरूर आना चाहिए, सी जरूर आना चाहिए। तो ओ एम सी सर, ओ एम सी मैं एक बार रीड करके आपको दिखा देता हूं कि ये वाला ट्राइंगल लिया बेटा, ओ एम सी, छू 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 छी सर, ओ एम सी दिखा सभी को बेटा ये ट्राइंगल ओ एम सी रेड वाला। अब इसको प्यारे बच्चों मैं हटा दूंगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। देख लो ध्यान से, इसमें मैं क्या करूंगा, देखिए इसमें प्यारे बच्चों ये हमारे पास बहिष्कोण है, एक्सटर्नल एंगल, ये दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। बस इसमें प्यारे बच्चों मैं क्या लिखूंगा आपको मैं सीधे बता देता हूं, मैं काम की बात बेटा लिखूंगा। मैं इसमें लिखूंगा आई बराबर अल्फा प्लस गामा। क्या लिखूंगा मेरे भाई, आई बराबर अल्फा प्लस गामा। ठीक है, आई बराबर लिखूंगा अल्फा प्लस गामा। ऐसे बेटा एक त्रिभुज और लूंगा। अब कहोगे सर अब की बार दूसरा कौन सा, बेटा आई एम सी, आई एम सी, आई एम सी, ये वाला ट्राइंगल लूंगा। इस ट्राइंगल में सर बहिष्कोण क्या है, गामा है, जो आर प्लस बीटा के बराबर होगा। ठीक है, यानी प्यारे बच्चों मैं लूंगा त्रिभुज आईएमसी में गामा बराबर हो जाएगा आर प्लस बीटा। तो प्यारे बच्चों यहां से आर बराबर हो जाएगा गामा माइनस के बीटा। ठीक है, ये देखिए गामा बराबर हो जाएगा आर प्लस बीटा, तो आर बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों गामा माइनस बीटा, आर बराबर हो जाएगा गामा माइनस बीटा। अब स्नेल का नियम लगा दो प्यारे बच्चों, स्नेल के नियम से ध्यान समझिएगा, स्नेल के नियम से प्यारे बच्चों। तो स्नेल के नियम से आप लिखिएगा, तो आप लिख सकते हैं प्यारे बच्चों साइन आई अपान में साइन आर बराबर प्यारे बच्चों इनटू 1 इनटू लिख सकते हैं 1 इनटू, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन आई बटा में साइन आर दूसरे माध्यम के पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपूर्णांक, यानी n2 बटा n1। जिसका बाबू अपूर्णांक लिखते हैं उसको ऊपर लिखते हैं और जिसका सापेक्ष लिखते हैं उसको बटा में लिखते हैं। इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे आप मान लीजिए मैथ का पेपर आता है 100, तो 100 के सापेक्ष आपका कितना आया। मान लो आप पढ़ने में बढ़िया है तो आपका 100 के सापेक्ष 100 आया, और मान लीजिए आप पढ़ने में नहीं बढ़िया है तो 100 के सापेक्ष आपका √100 आया। ऐसा भी हो सकता है ना। तो ये प्यारे बच्चों चीजें हैं, आप ध्यान से समझ लेंगे और आप आराम से इनको रख के यहां पे देख सकते हैं। तो मेरे भाई मैं यहां पे लिखूंगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था छोटे एंगल के लिए साइन आई को मैं आई लिख लूंगा और साइन आर को प्यारे बच्चों मैं क्या लिख लूंगा, केवल आर लिख लूंगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा n1i, तिरछा गुणा करा देंगे, बराबर प्यारे बच्चों n2r हो जाएगा। i और r का मान रख दूंगा, तो n1i का मान क्या था प्यारे बच्चों, यहां पे देखो i का मान था अल्फा प्लस गामा, तो i का मान मेरे भाई अल्फा प्लस गामा रख दिया, और n2r का मान प्यारे बच्चों गामा माइनस बीटा रख दिया। समीकरण 1 व 2 से कहां से रखा ये, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, अब इतना कर दिया, तो इतना करने के बाद अल्फा को tan अल्फा लिख लू, यानी n1 tan अल्फा, या इसको बाहर रहने दो, है ना। अल्फा को tan अल्फा लिख सकते हो ना, छोटा कोण है tan अल्फा, प्लस इसको लिख लो प्यारे बच्चों tan गामा, और बराबर n2 इसको लिख लो tan गामा, और माइनस में tan बीटा। ये लिख लिया मेरे भाई, इतना कर लिया प्यारे बच्चों। अब इतना करने के बाद आप tan अल्फा, tan बीटा और tan गामा की वैल्यू यही वहां से निकालेंगे। कैसे, देखिए अगर प्यारे बच्चों आप लेते हैं त्रिभुज, अगर आप त्रिभुज लेते हैं OMN, तो आप लिखिएगा tan अल्फा बराबर प्यारे बच्चों लंब बटा आधार, तो लंब हो जाएगा mn और आधार बेटा हो जाएगा NO। मैंने कहा था PO और NO बराबर हैं -U, क्योंकि बाईं तरफ की डिस्टेंस है प्यारे बच्चों, तो माइनस Q हो जाएगी। ऐसे ही त्रिभुज एक पकड़िए, त्रिभुज पकड़िए IMN, क्या पकड़ा IMN, तो IMN में प्यारे बच्चों हम ऐसे ही लिख सकते हैं tan बीटा को, तो tan बीटा बराबर लंब यानी mn और बटा में आधार, सर आधार in हो जाएगा,
तो यहां से यहां तक की दूरी v हो जाएगी, राइट साइड है, राइट साइड, तो प्लस v की हो जाएगी। अब तू एक और ट्रायंगल प्यारे बच्चों लेंगे, त्रिभुज CMN, CMN दिख रहा है त्रिभुज CMN बेटा, ये वाला CMN, CMN, इसमें tan गामा लिखिए तो ये भी हो जाएगा लंब यानी MN, और बटा में CN यहां से यानी CP या CN, तो ये भी हो जाएगा प्लस के R, राइट साइड है। तो ये हमारे पास tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा की वैल्यू त्रिभुज से आती है। कहां से आती है? त्रिभुज से आती हैं, क्योंकि बेटा हम जानते हैं tan अल्फा को हम लिख सकते हैं, है ना, अल्फा बनता है O पे, तो इसके साथ आएगा U, रट भी सकते हैं यमन अपान, और U होता है माइनस का। बीटा के लिए बेटा बीटा बनता है I पे, तो I क्या होता है? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का दूरी MN बटे प्लस V। बेटा गामा बनता है C पे, C का दूरी होता है त्रिज्या, यानी यहां पे आएगा वक्रता त्रिज्या, यानी यमन बटा R। सारा वैल्यू प्यारे बच्चों आप रख दीजिएगा यहां पे, तो N1 हमारे पास हो जाएगा tan अल्फा की जगह पे MN अपान के माइनस U बेटा, और प्लस यहां पे tan गामा की जगह पे MN अपान के R हो जाएगा, और बराबर मेरे भाई यहां पे N2 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा प्यारे बच्चों MN अपान के R, और यहां पे क्या हो जाएगा? माइनस के MN अपान के V हो जाएगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों हम देख रहे हैं कि यहां पे अंश में MN कॉमन है, यहां भी अंश में MN कॉमन है, तो दोनों जगह से अंश में ऊपर देखिए न्यूमरेटर में दोनों जगह पे MN हमारे पास कॉमन है प्यारे बच्चों। MN क्या है? कॉमन है, तो हम यहां से MN को कॉमन निकालते हैं, यानी N1 के साथ MN कॉमन लिया प्यारे बच्चों, तो यहां पे बचा 1 अपान माइनस के U और प्लस 1 अपान के R बचा प्यारे बच्चों, और इधर N2 के साथ अंश में MN कॉमन निकाला, तो इधर बचा मेरे भाई 1 अपान R माइनस के 1 अपान V। एक बार मैं चेक कर लूं, ठीक है, MN निकाला 1 अपान माइनस U प्लस 1 अपान R, ठीक है, कोई चकाचक। MN प्यारे बच्चों MN से कट गया, N1 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस N1 अपॉन U हो गया, प्लस N1 अपान R हो गया मेरे भाई, इधर N2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, N2 अपॉन R हो गया मेरे बच्चों, और माइनस N2 अपॉन V हो गया। मैंने कहा बेटा R को एक तरफ रखो, U और V को एक तरफ रखो, तो इस टर्म को इधर लाओ, इधर माइनस है, इधर आके प्लस का हो जाएगा, माइनस N1 अपान U और यहां पे हो जाएगा बेटा प्लस N2 अपॉन के V बराबर N2 बटे R माइनस N1 बटे R। इनके प्यारे बच्चों हर बराबर हैं, क्या है? हर बराबर हैं, तो इनको ऐसे भी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा, इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस N2 अपॉन V माइनस के N1 अपॉन U बराबर बेटा लिख सकते हैं N2 माइनस N1 बटा के R। यही सिद्ध करना था प्यारे बच्चों, यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था मेरे भाई, यही तो लाना था। आइए मैं आपको प्रश्न दिखाता हूं प्यारे बच्चे, यही तो बोला था N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U बराबर, यहां पे देखिए ये रिप्लेस कर लो इनको म्यू के साथ, है ना, हम N से दिखाए हैं अपवर्तनांक, आप म्यू से दिखा लीजिएगा, कोई बेटा गलती नहीं करेगा, कोई गलती नहीं करेगा, चाहे N2 लिखिए, चाहे म्यू लिखिए, चाहे म्यू लिखिए, चाहे N लिखिए, गलती नहीं करेगा। देखिए चल ये क्या है, किसी गोलीय अपवर्तित सतह के लिए सूत्र को स्थापित करना, दो सतह होती हैं अवतल और उत्तल, हमने लिया बाबू उत्तल के लिए, एक क्लियर प्रतिबिंब बनाया, बिंदु समान वस्तु मानी, उससे एक किरण निकाली, एक किरण प्यारे बच्चों आपने देखी नहीं, यहां से गई जो सीधे चली गई, दोनों किरणें अपवर्तित किरणें इस बिंदु पे मिली जहां पे प्रतिबिंब बना। ठीक है, ये बेटा सीधी जानी चाहिए था, क्योंकि विरल से सघन में गया, नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हुआ और ये सारी चीजें हो गई। कोई दिक्कत? भाई बेटा बोलो बेटा हुआ। अब यहां पे O पे अल्फा मान लो, I पे बीटा एंगल बनता है, C पे गामा बनता है।
आई और आर वही है, आपतन कोण और अपवर्तन कोण। आपतित